मार्च 2026 जो गृह मंत्री जी बोले हैं, लग रहा है कि अचीव हो जाएगा। हमारा प्रयास पूरा है। तो मैं ये मान सकता हूँ क्या कि एक जवान को इतना छूट है कि वो डायरेक्ट आके आपसे मिले और अपनी समस्याओं को बैठकर बता बिल्कुल। सकते और वापसी में हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर आईडी ब्लास्ट करके एम्बुश करने की भी उन्होंने प्रयास किया था। हैं। आज आप चेस का गेम खेल रहे हैं या ये जो लाइव आप खेलते हैं नक्सलियों के साथ चेस वाला गेम वो चल रहा है बस? वैसा ही कुछ चल रहा है। तो ये वाली दोस्ती वाली रिलेशनशिप में पापा को आपने कब बताया कि आपने एक लड़की पसंद कर लिया है जिसको आप चाहते हैं? जब रेलवे ज्वाइन किया था उसी समय। जब आपने उनके ख्वाब को पूरा कर चुका था उसके बाद? उसके मतलब आपने पहले अप्रोच किया था या मैम ने आपको अप्रोच किया? मैंने ही किया था अप्रोच। मैम स्ट्रिक्ट है क्या? जस्ट 6 महीने हुए थे शादी को, एंड मैंने उन्हें कहा कि मैं नौकरी जो ऑपरेशन में, मतलब उसका इससे कोई तुलना ही नहीं। ऑपरेशन में सीधा जवानों की लाइफ का रिस्क है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेट जारी किया। वो डेट ये था कि मार्च 2026 में हम नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और जब ये वादा उन्होंने किया उसके बाद से नक्सल अभियान बहुत तेजी से चलने लगा और लगातार अभियान के तहत बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है नक्सलियों को। तो इस पूरे अभियान में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है उनमें से एक है दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय सर। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक से और उनसे जानेंगे वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सर अभी आपने सबसे बड़ा अभियान किया है आप लोगों ने मिलकर, और मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि क्या था वो अभियान और क्या क्या उसकी चीज़ें हुई है, वो आप डिटेल में हमें बताइए सर। जैसे कि हमने बताया है, एसआईबी की हमें सूचना प्राप्त हुई थी एवं जो स्थानीय मुखबिर द्वारा भी, कि थुलथुली नेंदूर गवाड़ी जो कि दंतेवाड़ा और नारायणपुर का सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पर बड़े कार्डर्स की उपस्थिति की आसूचना है। मुख्य तौर पर पूर्व बस्तर डिवीजन के इंचार्ज कमलेश, एजेडसीएम रैंक, उनकी सचिव नीति, एवं कंपनी नंबर 6 जी। और यहाँ पर किसी मीटिंग के लिए वो लोग इकट्ठा हुए हैं सभी। तो जैसे हमें आज सूचना प्राप्त हुई तो इसमें हम लोगों ने डीआरजी दंतेवाड़ा और डीआरजी नारायणपुर की टीम को हमने लॉन्च किया। साथ में एसटीएफ की टीम भी थी जो तोड़वा और तुलार गुफा तरफ ऑपरेशन लॉन्च किया। और यहाँ जहाँ पे इनपुट मिला था वहाँ पर डीआरजी दंतेवाड़ा और डीआरजी नारायणपुर की टीम थी। डीआरजी दंतेवाड़ा का जो नेतृत्व है वो आईपीएस एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशंस ऋतिक राजनाला एवं डीएसपी ऑपरेशंस राहुल उइके कर रहे थे। और डीआरजी नारायणपुर का जो नेतृत्व है वहाँ के डीएसपी ऑपरेशंस प्रशांत देवांगन कर रहे थे। 3 अक्टूबर को हमें यह सूचना प्राप्त हुई थी जी। और उस पर से हमने प्लान बनाकर इसमें ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन की जो प्लानिंग है वो बहुत ही केयरफुली किया गया था, क्योंकि ये अबुझमाड़ का एरिया है जी। और बरसात का एंड फेज है, तो सारे जो नदी नाले हैं वो उफान पर है जी। और क्योंकि एंड ऑफ मानसून है तो जंगल पहाड़ी में भी घने जंगल है, और अबुझमाड़ का होने की वजह से पहाड़ें भी उनकी थोड़ी जटिल है जी। ये सारी चीज़ों को फैक्टर इन किया गया था। इसके साथ ही जिस दिन ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उस दिन अमावस्या की रात थी। तो हमें ये भी देखना था कि जहाँ से हमारी फोर्स लॉन्च होगी वहाँ से 20 से 25 किलोमीटर नारायणपुर और दंतेवाड़ा दोनों को ट्रैवल करना है। और ये सारे कठिनाइयाँ हैं, इसके तहत हमें उन्हें क्रॉस करना है। और टाइमली हमें हमारी फोर्सेज जो उनको प्लान दिया गया है वहाँ पर उन्हें पहुँचना है और उसको बहुत तरीके से एग्जीक्यूट करना है। और मैं समझता हूँ कि जो फोर्सेस हैं डीआरजी स्पेशली, तो उन्होंने जैसा हमने उनको प्लान बताया, जैसे उनको ब्रीफिंग की गई, जिस तरीके से प्लान किया गया था, उन्होंने बहुत ही सटीक, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उस चीज़ को एग्जीक्यूट हुआ प्लानिंग के तहत। और मुठभेड़ जो हुई लगभग 4 अक्टूबर को सुबह 10 से 11 बजे के आसपास में दरमियान मुठभेड़ चालू हुआ। और वो शाम के लगभग 8 बजे तक मुठभेड़ चला है जी। और मल्टीपल जगह मुठभेड़ हुआ, 8 से 9 बार। सबसे पहले जो मुठभेड़ हुआ था वो डीआरजी नारायणपुर के साथ हुआ। और उसके पश्चात जब वो लोग वहाँ से भी नहीं निकल पाए, जो हमारा चक्रव्यूह था जो हमने डिज़ाइन किया था इस ऑपरेशन के लिए, उस चक्रव्यूह में जब वो फंस गए और निकल नहीं पाए तो नारायणपुर फिर दंतेवाड़ा विभिन्न जगह मुठभेड़ हुआ।
मुठभेड़ पश्चात जब हमने सर्च अभियान चलाया जी तो उसमें हमें कुल 31 माओवादी का शव बरामद हुआ। साथ ही भारी मात्रा में ऑटोमेटिक वेपन्स हमें मिले, जैसे कि एलएमजी है, लाइट मशीन गन, AK-47 के ऊपर स्नाइपर का स्कोप लगा हुआ था, जो कि अमूमन 1 किलोमीटर दूर भी अगर कोई जवान हो तो उस पर सटीक निशाना लगाया जा जी सकता है। और AK-47 हो गया, SLR, इंसास 303 और भारी मात्रा में कंट्री मेड वेपन्स थे। HE ग्रेनेड भी बरामद हुआ, एम्यूनेशन बरामद हुआ। मैं मानता हूँ कि ये ऑपरेशन जो था विदाउट कैजुअलिटी हम लोगों ने सक्सेसफुल ऑपरेशन बना, और मैं समझता हूँ कि मतलब पूरे भारत में वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट भी कहेंगे, क्योंकि ये एरिया अबुझमाड़ का एरिया भी डिफ़िकल्ट था। जो कंडीशंस हमें उस समय मिली थी अमावस्या की रात और उसके तहत, और उसके बावजूद जवानों ने जितनी भी परेशानियाँ उनकी हुई होगी वो तो खैर हमें बोलने से ज़्यादा वो लोग वो फ़ील किए होंगे जब वो लोग जी ट्रैवल किए होंगे और उन्होंने परेशानियाँ झेली होंगी, उसके बावजूद उन्होंने इस ऑपरेशन को सफल बनाया। तो आई थिंक कि विदाउट कैजुअलिटी विद सो मेनी वेपन्स और इतना नक्सली का शव, जिसमें DKZ CM सचिव जो है पूर्व बस्तर डिवीजन के, वो साथ ही में कंपनी नंबर 6 PLGA की, जो कि सबसे खतरनाक कंपनी मानी जाती है, अ, उसका ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गया। पूर्व बस्तर डिवीजन ही इनफैक्ट खत्म हो गया। जी तो मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में अब तक का सबसे सफल ऑपरेशन है, और कहीं ना कहीं DRG ने इस ऑपरेशन को लीड करते हुए सफल बनाया। तो DRG के जवानों को भी सलाम है कि साथ में कमांडर से लेके जितने ASP ऑपरेशन सभी के लिए, तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। सर, जब आपके जवान अंदर गए होंगे, गश्त में गए होंगे, अभियान में गए थे, उस समय आप कहाँ थे और आप कैसे लीड कर रहे थे उनको? उस समय मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे आप आज देख रहे होंगे कि नवरात्रि जी चल रही है, जी तो दंतेश्वरी माई जी उनकी कृपा बनी रहे। जी और उसकी भी ड्यूटी रहती है, जो कि जटिल ड्यूटी रहती है, उसमें भी फोर्सेस इधर उधर जिले से भी हमें मिलते हैं। और साथ में उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जी दौरा प्रवास था। था, दौरा था। उनको बीजापुर जाना था, उससे जी पहले दंतेवाड़ा आए थे। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें देखना था कि मतलब कहीं पे भी कोई मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ सेफली एग्जीक्यूट हो। एक तरफ ऑपरेशंस भी चल रहे थे और साथ में विजिट भी, एंड मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें लगातार हमें संपर्क बनाए रखा, जानकारी लेते रहे, और सहयोग भी किया उन्होंने। फोर्सेस का लगातार पूछते रहे, तो कहीं ना कहीं मुश्किल भी था, बट मैं समझता हूँ कि ऑल एंड्स मतलब सब कुछ अंततः सब कुछ सही सफल सुरक्षित हो गया। मुठभेड़ को हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे थे। जब पता चला कि मुठभेड़ है तो कंटिन्यूसली हम लोग टच में थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जो भी इनपुट्स हमारे पास है वो हम लोग फील्ड में पहुंचा रहे थे उसे अपने माध्यम से, जी कि फोर्सेस को जो जो रियल टाइम इनपुट उनको मिल सके, जिससे कि वो और प्रभावी कार्रवाई दिखा सके। तो ये हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे थे उनका, क्योंकि इसमें 2 जिले की भी फोर्स थी, तो लगातार पुलिस अधीक्षक नारायणपुर के साथ भी संपर्क बनाए जी हुए थे। तो आई थिंक कि बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन था, जिसकी वजह से हमें ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई। सर, इस ऐतिहासिक सफलता का पूरे देश में चर्चा है और हर व्यक्ति आज नेट में सर्च कर रहा है आपका नाम, नारायणपुर वाले SP सर का नाम। कैसा फील हो रहा है आपको? जी, अच्छा, ज़ाहिर-सी बात है, अच्छा फ़ील हो रहा है। मुझे ऑपरेशन के दौरान भी ये था कि मतलब सारी चीज़ें ऑपरेशन में बहुत क्रिटिकल होती हैं। जी प्लानिंग से लेके जाना, मुठभेड़ करना और वापसी भी। और मेरे मन में यही था कि अब वापसी हमारी जो है वो सफल हो, उसमें कोई नुकसान ना हो। और वापसी में हमारे ऊपर, हमारी टीम के ऊपर आईडी ब्लास्ट करके एम्बुश करने की भी उन्होंने प्रयास किया था, जी जिसको फोर्स द्वारा सफलतापूर्वक विफल किया गया। तो जब तक DIG कश्यप सर के साथ हम लोग वापसी में चले भी गए थे वहाँ पर, जी अंदर इंद्रावती के उस पार लगभग तुमरीगुंडा हंदावाड़ा तरफ। और जब सारे जवान, जब मैं देख रहा था वापस आ रहे थे, तो दैट वाज वेरी मतलब पीसफुल कह लें, प्राउड कह लें, इमोशनल मोमेंट था कि नहीं, मेरे जवान सारे वापस आ गए बिना किसी नुकसान के, और सब कुछ सही सलामत है। और अब मैं जब उनको देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो सब कुछ सेफ है। जी एंड क्योंकि क्या है कि ऑपरेशन है, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव आता है, जाहिर सी बात है। वहाँ से भी हेवी, बहुत तगड़ा हेवी फायर था। अ, हमें संभावना भी है कि इसमें बहुत सारे नक्सली मारे भी गए होंगे या जी घायल होंगे जो इस समय, और हम लोग, वो लोग उनकी बॉडी को ले जाने में सफल रहे। बट जब उनको देखे तो आई फेल्ट वेरी गुड कि नहीं, चलो एटलीस्ट हमारा जो काम है कि ना सिर्फ
भेजना, ऑपरेशन करवाना, जबकि फोर्सेस को वापस भी लाना है सेफली। एंड कुडोज टू मतलब जो एडिशनल चीफ मिनिस्टर हैं राहुल प्रशांत, जिन्होंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सेफली फोर्स को डी इंडक्शन भी किया उनका। सर मैं देख रहा था हमारे विस्तार चैनल में सबसे बड़ी कवरेज की है इस पूरे अभियान की। तो उसमें जब मैं देख रहा था तो जवान हंसते मुस्कुराते वापस आ रहे थे कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। अरे वाकई बहुत बड़ा काम है। तो इससे आपको क्या लगता है कि नक्सली को कितना नुकसान हो, कितने बैकफुट में चले गए होंगे नक्सली? जी, जवान जो आप बोल रहे हैं उनके चेहरे पे जो खुशी थी, वो खुशी को देखना मेरे लिए अतुल्य था, अनमोल था। वो हमेशा मुझे याद रहेगा। और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि हमें मार्च 2026 का टारगेट मिला है, और आप देख रहे हैं कि 2024 में फोर्सेस बहुत ही आक्रामक जी। तरीके से बढ़ रही हैं, और हमें बहुत ही कम कैजुअलिटीज़ फेस करने को मिला है। एंड वी हैव बीन ऑलमोस्ट एवरी टाइम वी हैव बीन सक्सेसफुल। तो कहीं न कहीं हमारी रणनीति सुपीरियॉरिटी है, हमारी फोर्सेस की जो ट्रेनिंग है उनमें बदलाव और सुपीरियॉरिटी जो है, जो मैं समझता हूँ कि डीआरजी इज़ वन ऑफ द मतलब गुरिल्ला फाइटिंग में सबसे बेहतरीन फोर्स है अगर पूरे भारत में देखा जाए। जी। एंड दे आर प्रूविंग इट थ्रू देयर रिजल्ट्स। तो ये तो है कि वो लोग प्रूव कर रहे हैं और हम लोग लगातार इसमें हैं। और जहाँ तक नुकसान की बात करें तो पूर्व बस्तर डिवीजन और कंपनी पूरी की पूरी अगर खत्म हो जाती है तो एक कहीं न कहीं एक मनोवैज्ञानिक एक नुकसान तो है ही उनका जो दिख रहा है, बट कहीं न कहीं उनके मनोवैज्ञानिक तरीके से भी वो लोग प्रेशर में आ जाएँगे कि अ, आम तौर पर जब मैं जॉइन किया था तो मुझे हमेशा बताते थे कि नक्सली जो है, बाकी लोग भी बोलते हैं कि माड़ उनका सेफ ज़ोन है। और जिस तरीके से नारायणपुर ने ऑपरेशन किया, जिस तरीके से हम लोगों ने उनके सहयोग और आपसी तालमेल के साथ हमने ऑपरेशन किया, तो अब ये जो धारणा है कि अबुझमाड़ उनका सेफ ज़ोन है, यहाँ पे वो लोग सेफ हैं, तो ये कहीं न कहीं उस पे उस धारणा को फ्रैक्चर करता है ये चीज़। और ज़ाहिर-सी बात है इतने बड़े एनकाउंटर्स और पिछले एनकाउंटर्स को भी अगर देखा जाए, तो ये चीज़ प्लस जो सरेंडर्स हो रहे हैं, आत्मसमर्पण भी, हमें क्वालिटी सरेंडर्स भी मिले हैं। कहीं न कहीं उनकी जो बैकबोन है वो टूट रही है। कहीं न कहीं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर इसी हिसाब से हम लोग चलते रहे तो जल्दी जो हमारे टारगेट किया है, विल ट्राई टू अचीव दैट टारगेट। मार्च 2026 जो गृह मंत्री जी बोले हैं, लग रहा है कि अचीव हो जाएगा। हमारा प्रयास पूरा है। जी। हम हमारी कोशिश तो रहेगी उससे पहले अचीव करने की कोशिश करें। जी। बट नेवरदलेस हम लोग ये टारगेट अचीव करेंगे, वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम से लगभग 1980 टाइम से नक्सली का यहाँ आना जी। स्टार्ट हुआ था। और तब से जिस तरीके से उन्होंने ब्रेन वॉश किया है, जिस तरीके से उन्होंने विकास कार्य को रोका गया है, भले ही वो जो भी कारण दे दें इस चीज़ के लिए, माइनिंग है या जो भी है, मतलब उनके जितने भी पैतरे हैं, बट कहीं न कहीं जो पब्लिक है वो इस चीज़ को देख रही है कि 30 साल के बाद भी नक्सली ने उनको क्या दिया, एक्सेप्ट वो उनके जो नारे हैं और वो चीज़ है। इसके अलावा ना वहाँ पे कोई विकास कार्य हो पाया, ना डेवलपमेंट हो पाया है। और कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि वो लोग भी समझ रहे हैं अंदर ही ग्रामीण कि अ, मुख्य कारण ही उनका नक्सली का जो प्रेज़ेंस है वो है। अगर ये कहीं न कहीं हट जाएगा तो सरकार अपनी तरफ से, शासन, प्रशासन, पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा वो चीज़ को डेवलपमेंट और जितनी भी सुविधाएँ उन तक पहुँचाने के लिए। सर अभी आप बोल रहे थे कि कोशिश करेंगे कि समय से पहले ही हम उस टारगेट को अचीव कर लें। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि आप समय से पहले एग्ज़ाम देना चाहते थे जब आपकी उम्र 20 साल थी, लेकिन जब आप 21वें साल में एग्ज़ाम दिए तो ऑल ओवर इंडिया टॉप किया आप सबसे पहले। कैसा रहा सर आपका जर्नी वहाँ से लेकर और अब जो आप बता रहे हैं कि समय से पहले मुझे ये टारगेट अचीव करना है यहाँ तक का? हाँ, 2013 में मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था जी। गवर्नमेंट कॉलेज पुणे से सिविल इंजीनियरिंग में। और उस समय मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, उसकी परीक्षा की तैयारी करो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से। उसमें रेलवेज टॉप पे मतलब माना जाता है जी। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में। तो तब लेकिन जब मैं देखा कि इस साल मतलब एलिजिबल ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि इक्कीस अभी कंप्लीट वहाँ नहीं समय हुआ है, से पहले आप पहुँच गए। तो कहीं न कहीं मुझे ये भी लगा कि चलो एक अपने पास 1 साल है अभी, क्योंकि इंजीनियरिंग में मैं कभी उतना अच्छा रहा नहीं हूँ। हाँ, मैं 5 पॉइंटर 6 पॉइंटर स्टूडेंट था। उतना ग्रेजुएशन आपका 6.9 से हुआ है? 6.9, हाँ। यस सर। तो 6 पॉइंटर था मैं, 6.9 था मेरा सीजीपीए। आई वाज़ नॉट दैट गुड स्टूडेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, बट मेरे लिए वो एक चैलेंज भी था कि नहीं, मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि अपन जब कुछ ठान लेते हैं तो अगर कोशिश करेंगे तो मिल जाता है, और वो किसी के लिए भी है, ना सिर्फ मेरे लिए। कोई भी अगर अपनी पूरी ताकत लगा देगा किसी भी चीज़ को पाने के लिए तो उसे वो मिलना ही है।
जेन्युइन उसमें होना चाहिए कि मुझे मेहनत करनी है और जितनी मेहनत चाहिए उतनी करनी पड़ेगी, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कहीं पे भी। तो जब 1 साल मुझे पता चला तो फिर पिताजी ने मुझे दिल्ली भेजा कि वहाँ जाके तैयारी करो, वहाँ पे अच्छी कोचिंग की फैसिलिटी है। और वो जो 1 साल का जिसमें मैं एलिजिबल नहीं था, उस समय तैयारी किया और मेरा उस समय ही प्रयास था कि मैं भले ही कॉलेज में उतना अच्छा नहीं कर पाया, बट कम से कम इस एग्ज़ाम के ज़रिए जैसे भी मैं कोशिश करूँगा कि प्रथम रैंक ही लेकर आऊँ। यही मेरा टारगेट था उस समय। जी और उसी दौरान मतलब वहीं पे मेरी पत्नी से भी मतलब जो अब पत्नी है, उस जी समय तो कोचिंग में साथ में थे हम लोग। तो दोनों मतलब एक तरीके से हुआ था कि नहीं करेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, फिर ही हम बात आगे बढ़ाएँगे। एंड वो अचीव भी हुआ। मैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों का टॉपर बना और उसके माध्यम से मुझे रेलवेज़ में नौकरी मिली। 2015 में मैंने जॉइन किया था और जब वहाँ था दिल्ली में, तब मेरे दोस्त लोगों ने जब देखा कि पढ़ने में अच्छा है, तो उन्होंने फिर मुझे प्रेरणा दी कि आप ये तो आपका हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट 1 था, जी तो उनको मालूम था जब 1 टारगेट है तो सिलेक्शन तो कहीं नहीं जा रहा। जी तो फिर उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं, ये तो हो जाएगा, तुम आगे भी देखो, कोशिश करो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, जिसमें आईएएस आईपीएस और इनकम टैक्स, रेवेन्यू जी सर्विसेज और अन्य सर्विसेज हैं, तो उसमें भी कोशिश करो। तो 2015 में जब ज्वाइन किया तो उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। उसमें वाइफ ने भी कहा कि नहीं, अगर तुम कर सकते हो तो यू ट्राई फॉर दैट। तो फिर उस समय ऐसा था कि हम लोग ट्रेनिंग भी कर रहे थे रेलवेज़ का और तैयारी भी कर रहे थे उस समय। पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट में नहीं हो पाया मेरे जी से। फिर छुट्टी लेना पड़ा मुझे रेलवे से। सर वो जो चौथा अटेम्प्ट था उसमें आपने तय कर लिया था कि अगर अब नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगा, इसकी क्या जी, कहानी है? इसकी कहानी ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ कि अगर कोई भी आदमी अपना प्रण ले ले, जी डिसाइड कर ले कि मुझे ये करना है और वो उसके लिए उतनी मेहनत कर ले और फिर उसे मिलेगा ही, और नहीं मिलता है तो एटलीस्ट उसको सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने अपना 100% दिया। अब क्योंकि 3 बार मेरा हो नहीं पा रहा था, तो कहीं न कहीं मेरे में मन में ये था कि मैं ट्रेनिंग की चीज़ों में फँसा हुआ हूँ। एक बार मुझे, जैसा मैंने सिर्फ़ इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में अच्छे से तैयारी की थी, एक तैयारी मुझे इसमें देनी है। अपना 100% दे दूँ, सिलेक्शन नहीं सिलेक्शन तो ऊपर वाले के हाथ में जी है। तो वो चीज़ मैंने तब इसीलिए मैंने छुट्टी लिया था कि छोड़ूँगा नहीं, एक अटेम्प्ट और देता हूँ, मुझे मालूम है मैं ये भी निकाल सकता हूँ। तो उस समय फिर छुट्टी लिया। उस समय मेरी जो वाइफ़ है वो पीएचडी कर रही थी आईआईटी गुवाहाटी में। जस्ट 6 महीने हुए थे शादी को। एंड मैंने उन्हें कहा कि मैं नौकरी छो मतलब छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, जी सैलरी-वैलरी नहीं मिलेगा, तो जो तुम्हें स्टाइपेंड मिल रहा है उसी के तहत तुम ही घर देना, तुम ही अपने कॉलेज की लाइब्रेरी देना, तुम ही जो स्टाइपेंड है उसी में रहेंगे जैसे-तैसे, एंड एक तैयारी करनी है मुझे। तो उन्होंने सपोर्ट किया। मदर-फादर तो करते ही रहे हैं हमेशा से, वाइफ ने भी सपोर्ट किया और फिर मेरी तैयारी मैंने गुवाहाटी से की उस समय, क्योंकि उन्हीं के साथ रह के जी किया। दिल्ली पॉसिबल नहीं था उस समय, तो वहाँ रहकर जब तैयारी किया तो फिर वही, जब एक अटेम्प्ट था तो पूरी अपनी ताकत झोंकी और उसका परिणाम भी मिला कि मुझे आईपीएस अ, कैडर मतलब आईपीएस सर्विस में अलॉट हुआ जी और फिर मुझे सैटिस्फैक्शन था कि नहीं, चाहा तो मिल गया। सर लेकिन देखा जाता है कि शादी होने के बाद कहा जाता है कि प्यार मोहब्बत में पड़ोगे तो नहीं निकाल पाओगे। आपने बताया कि आप प्यार भी कर रहे थे और उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपकी शादी भी हो चुकी थी। कैसे आप समय को मैनेज कर रहे थे और कैसे तैयारी भी कर रहे थे? अम, मेरी वाइफ जो है वो भी उस समय पीएचडी कर रही थी, तो कहीं न कहीं उनका भी टारगेट था कि 3 साल में पीएचडी कंप्लीट जी करना है, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। और वहीं मुझे भी लग रहा था कि एक ही अटेम्प्ट और ले लेते हैं, उसके बाद वाला अटेम्प्ट छोड़ देंगे, बट एक अटेम्प्ट तगड़ा देंगे। तो उस समय फिर हम दोनों का ही था टारगेट एक तरीके से, और फिर हम दोनों ही मेहनत करते थे, एक-दूसरे की ताकत बन गए थे। कहीं वो कमज़ोर पड़ती तो मैं हेल्प करता, कहीं मैं कमज़ोर पड़ता तो वो मेरी हेल्प करती कि नहीं, नहीं लगे रहना। एंड फिर वहाँ पर मतलब हम एक-दूसरे की ताकत जब बने, तब मुझे लगता है कि उन्होंने भी अपना उन्हें भी बेस्ट पीएचडी थीसिस का अवार्ड मिला उसमें, और मेरा भी यहाँ सिलेक्शन हो आपका गया। भी बेस्ट हुआ। तो सर पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट ये जब तीनों नहीं हुआ, एक समय आपने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था। तो एक टॉपर वाला तो आ ही जाता है माइंडसेट। उसके बाद जब नहीं हो रहा था तो आपको भी लगता रहा होगा कि कहाँ मैं फेल हो रहा हूँ। तो वो एक जो सेटबैक आया था उससे आप कैसे बाहर आते थे और अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेट कैसे करते थे? मोटिवेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा से सोचता था कि
मैं तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू कमिटमेंट्स। मैं रेलवेज में भी जब ट्रेनिंग था तो गोल्ड मेडलिस्ट था, जी। तो मेरा अच्छा खासा टाइम मैं उसे भी दे रहा था, क्योंकि ये हो नहीं हो लेकिन सर्विस तो मुझे वो मिल चुकी है, और उसके लिए भी अपन उस सर्विस के लिए अन्याय नहीं कर सकते कि ट्रेनिंग नहीं की और फिर पहुंच गए। और रेलवेज भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट सर्विस है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए। पूरा मेंटेनेंस देखना होता है ताकि मतलब रेलवेज में रेल सही से चले, ट्रैक जी। मेंटेनेंस जी। पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का रहता है, सिविल इंजीनियरिंग का। तो जो बटा हुआ था इस वजह से मैं समझता हूँ कि नहीं हो पा रहा था, और इसीलिए हमने सोचा भी कि एक अच्छे से अटेम्प्ट देंगे, उसमें पूरी तैयारी करेंगे। और जब मैं एक वो आप जो बोले वो रहता ही है, जब आप ऑल इंडिया रैंक 1 है तो आपको लगता है कि जब मैं सब कर सकता हूँ, जब मैं एक टाइम रहा हूँ वो चीज़ में, तो मुझे मालूम है कि कितनी मेहनत करनी है। जी। तो क्यों ये एग्ज़ाम कहाँ से अलग हो गई? एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही है, तो मेहनत करनी है, कैलिबर है ये मैं जानता हूँ क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 आ जी। चुका है। तो इसीलिए मतलब कॉन्फिडेंस था मुझे, बस ये था कि मुझे मौका वो ऐसा नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए मैंने अपने घर वालों को और वाइफ को भी समझाया कि नहीं मैं निकाल लूँगा, मतलब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और जिस दिन एग्ज़ाम देकर आया भी तो उस एग्ज़ाम मतलब सिविल इंजीनियरिंग का मैं टॉपर था, मैं जिस एग्ज़ाम में बैठा हमेशा सिविल इंजीनियरिंग में टॉप किया। जी। तो कहीं न कहीं मुझे ये भी कॉन्फिडेंस था कि यही ब्रांच जो है, यही मेरा ऑप्शनल भी था सिविल इंजीनियरिंग जी। यूपीएससी में। मैं पढ़ रहा था तो देखा, क्योंकि जनरली होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, हाँ, लिटरेचर लिया जाता है, लेकिन लिटरेचर, आपने सिविल इंजीनियर से ऑप्शनल लिया। क्योंकि ये मेरी ताकत थी। जी। मुझे मालूम था कि ये अगर मैं ऑल इंडिया रैंक 1 हूँ तो इस ऑप्शनल का तो मैं टॉपर हूँ। और ये भी मैं जानता था कि अगर इस ऑप्शनल को मैं अच्छे से कर दूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जीएस भले ही थोड़ा आगे-पीछे, ऊपर-नीचे हो जाता है, जी। लेकिन कुछ चीज़ें अपनी जब ताकत है तो उसको यूज़ करना चाहिए। जब तीर कमान में तीर अच्छी वाली है तो वो चीज़ को यूज़ पहले करना ही यूज़ है, कर लें। पहले यूज़ कर जी। लें। तो आई वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और जिस दिन मैं सिविल इंजीनियरिंग का पेपर देकर आया अपने चौथे अटेम्प्ट में, उसी दिन मैंने फ़ोन करके घर वालों को, वाइफ को बोल दिया कि इस बार सिलेक्शन नहीं रुकेगा मेरा, इस बार होना ही है। इतना अच्छी तैयारी हुई थी। इतना अच्छा पेपर लिखा था मैंने। सर, जिस दिन आपको सिलेक्शन मिल गया, वो पहला मोमेंट आप जो याद करते होंगे कैसा था? जब आपको पता चल गया कि हाँ, मैं इस चीज़ को क्रैक कर लिया। मेरे सीनियर ऑफिसर थे उस समय मेरे साथ, और मेरा पोस्टिंग आ गया था उस समय, क्योंकि जस्ट आफ्टर एग्ज़ाम मैंने जॉइन कर लिया था, और पोस्टिंग ड्यू था। मैंने जैसा कि मैंने अपने घर वालों को, वैसे ही मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी बताया था कि इस बार मेरा हो जाएगा। तो आप मेरी जॉइनिंग मतलब ऑर्डर दे दीजिए, बट जॉइनिंग मत करवाइए, क्योंकि फिर अगर इन केस हो जाता है तो फिर दोबारा ऑर्डर और उसमें जी। जाना पड़ेगा। जी। नहीं होता है तो आई विल जॉइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय मैं अगेन सर के अंडर में ही था, और जिस दिन रिजल्ट आया तो सर बोले कि आज रिजल्ट, थोड़ा पहले लग गया था अंदाज़ा कि आज हो सकता है रिजल्ट आ जाए, वो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल चलता ही रहता है। तो उस समय सर ने बोला चलो पार्टी करने चलते हैं, फिर उसी समय रिजल्ट देखेंगे। तो जब रिजल्ट आया तो मैं देख नहीं पा रहा था उस समय, इंटरनेट जी। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो जी। जी। साइट जी। सारी ब्लॉक्ड हो जाती है। जी। तो फिर मेरे फ्रेंड ने ही मुझे बताया कि तुम्हारा नाम लिस्ट में है, आईपीएस मिल जाएगा तुम्हें। तो अगेन वो भी मोमेंट था जो बहुत अच्छा था। मतलब सभी जगह से फ़ोन आया, मम्मी पापा का, वाइफ का, और सभी ने बधाइयाँ दी। जो मेरे सर थे उन्होंने मतलब वो पार्टी बोला ये पार्टी मेरे नाम। और मतलब इट वाज़ वेरी गुड। मतलब जो होता नहीं है कि आप चाहते हो और आपको, खैर ये मेरे लिए दूसरा था। मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में जी। ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया था, तो दूसरी बार था कि टारगेट के लिए कोशिश की और मिल जी। गया। बट वो खुशी जो होती है कि नहीं हम सोचते हैं और वो हम हासिल कर लेते हैं, और उसके लिए जो मेहनत रहती है वो फिर एक क्षण में याद आने लगती है कि मतलब कितनी समस्याएं हुई, कहाँ गुवाहाटी में रहे, घर नहीं था, वाइफ कहीं रहती थी, मैं कहीं और रहता था, क्योंकि वहाँ हॉस्टल रहता है, जी। वहाँ अलाउड नहीं रहता जी। है। फिर धीरे धीरे फैमिली क्वार्टर मिला वहाँ पर, फिर हम साथ में रहे। फिर बीच में फिर वो यूएस चली गई, तो मतलब क्वार्टर मिला, 1 महीने बाद शी वॉज़ यूएस और मैं यहाँ था। जब वो वापस आई तब तक मेरा एग्ज़ाम लिख चुका था, मैं रेलवे जॉइन कर चुका था। तो हम लगभग, शादी 17 में हुई थी लेकिन हम लोग साथ में रहना, मैं बता रहा हूँ आपको, हम लोग ट्रेनिंग के बाद 21 के बाद हम लोग साथ में रहना चालू किए। अच्छा। तब तक हमेशा ऐसे ही रहा कि हम कभी साथ नहीं रह पाते जी। थे, या तो वो यूएस चली जाती थी और मैं गुवाहाटी में हूँ, या वो वापस आई तो मैं मुंबई में पोस्टिंग आ गई है। तो इस तरीके से ही हमारा चलता और रहा, साथ रह के भी अलग-अलग चल रहा अलग था। अलग चल रहा था। तो जब आपने मैम को बताया, फ़ोन करके ही बताया होगा, हाँ, तो मैम का क्या रिस्पॉन्स था? बहुत खुश। खैर उनको मैंने पहले ही बताया था कि सिलेक्शन हो जाएगा, सर, लेकिन बट एक जो होता है कि जी। आईपीएस मिल गया है, मिल जाएगा। उस समय तो नहीं मिला था, बट वो रैंक देख के समझ आ गया था कि आईपीएस मिल जाएगा। तो शी वाज़ वेरी हैप्पी कि मतलब हम लोगों की खुशी बता नहीं सकता अभी जी। शब्दों में। हाँ,
मैंने बहुत सारे टॉपर्स को सुना है, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, यूपीएससी चैलेंजिंग रहता है, ये आप भी जानते हो। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे कि मैं रैंक लेके आ जाऊंगा? सिविल इंजीनियरिंग वही एक मेरा जो ताकत ऑप्शनल है। जो था, और जिस हिसाब से मैंने अपना एक ऐसे का पेपर भी लिखा था, तो उन दोनों ही चीज़ों में कॉन्फिडेंट था कि 3 पेपर सिलेक्शन दिलवा देंगे। रैंक ऊपर नीचे होगी, जी। इंटरव्यू भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बाद, तो बोल नहीं सकते, बट इतना मुझे मालूम था कि सिलेक्शन आ जाएगा। तो आपका टारगेट आईपीएस ही था? नहीं, जनरली टारगेट जैसा रहता है, आईएएस रहता आईएएस है। फिर आईपीएस, वैसे ही तो टारगेट अटेम्प्ट तो था। आपके पास उसके बाद भी बचे रहे होंगे। हाँ। और आप जब इतना अच्छा कर लिए तो उसके बाद आप ये नहीं सोचे कि अब आईएएस क्लियर किया जाए? मेरी टारगेट मतलब उस हिसाब से देखें, प्रेफरेंस में आईएएस आईपीएस था, बट जब चौथा अटेम्प्ट दे रहा था तो उसी समय मैंने वाइफ को बोला था कि ये लास्ट होगा, मतलब इतना साल हो गया, शादी भी हो गया, आगे भी बढ़ना है, एक ही जगह रुके नहीं रहना है, तो मुझे एक अटेम्प्ट देना है ताकत से, जो भी सर्विस मिले। मोस्टली मेरे दिमाग में था आईएएस आईपीएस मिलेगा तो मैं रेलवे छोड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा, हम्म। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जी। यंगेस्ट हूँ, जी। एयर वन है, तो वहाँ पे भी मेरा करियर प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा था। जी। तो उस समय फिर ये था कि आईएएस आईपीएस मिलेगा तो करूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा, चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो। तो जब चौथा अटेम्प्ट आया तो एक वो भी आया कि एक और अटेम्प्ट दे दो, क्या दिक्कत है? मैंने कहा नहीं, जो डिसीजन ले लिया है वो ले लिया है, चौथा अटेम्प्ट वाज द लास्ट, मुझे अब नहीं करनी है तैयारी। हो सकता है हो भी जाता, नहीं हाँ, होता, हो वो हु नोस, मतलब जो भी लेकिन मन सुनिए, में अपन बना लेते हैं कि नहीं भी होता तो भी मैं 5वें पे नहीं जाता, हो भी गया तो भी मुझे 5वें पे नहीं जाना था। आज भी वो एटीट्यूड है क्या सर कि ये चीज ठान लिया करूंगा तो ये करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, ऐसा कुछ है आज भी? हाँ, कोशिश वही रहती है क्योंकि आपके डेफिनेटली। कार्यशैली को जो मैं देख रहा हूँ और मैं जो रिसर्च किया उसमें तो यही दिख रहा है आज भी। हाँ, मतलब टारगेट ओरिएंटेड रहने से काम का आउटपुट अच्छा आता है। जैसे हमें भी वरिष्ठ अधिकारियों से टारगेट मिलता है, हम लोग भी नीचे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को टारगेट देते हैं, तो टारगेट ओरिएंटेशन में अच्छा लगता है काम करना, और वैसा ही रहा है, आगे भी रहेगा ही। पापा भी आपके इंजीनियर थे, आपने भी इंजीनियरिंग की, हम्म। और पापा के कहने से ही आपने वो एग्ज़ाम दिया। हम्म। तो पापा का रिएक्शन कैसा था जब आप सबसे पहले टॉप किए थे, एआईआर 1 आया था जब आपका? हाँ। इसमें ये बताना चाहूँगा कि मेरे पापा भी सिविल इंजीनियर थे, मैंने भी सिविल इंजीनियरिंग करी, और मेरी वाइफ भी सिविल इंजीनियरिंग कोचिंग में साथ में जी। थे, तो हम जी। तीनों ही घर में सिविल इंजीनियर हैं। जो आपने कहा पापा जी का, पापा जी अपने टाइम पे भी अच्छा पढ़ाई में अच्छे थे, उन्होंने किया था, और उन्होंने भी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की थी, और उनका नहीं हो पाया था। तो पापा ने एक टाइम मुझसे कहा था कि मेरे से नहीं हो पाया तो तुम कोशिश कर लो। मैंने कहा ठीक है, एज अ चैलेंज हमने ले लिया कि चलो करते हैं। फिर मैं पापा को बोल के भी निकला कि पापा दिल्ली जा रहा हूँ, 1 2 3 में ही आऊँगा मैं, उससे नीचे नहीं आऊँगा। और लगभग 1 साल तक मैं आया नहीं घर पे, दिवाली होली बर्थडे किसी का भी कुछ भी हो जाए, मैंने कहा कि आऊँगा तो 1 2 3 में ही आऊँगा। गेट का रैंक जब 2 आया तब आया घर पे, कि ऑल इंडिया रैंक 2 था, और इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम था, 3 दिन के लिए आया था और फिर चला गया। तो ऑब्वियसली जब पापा को दिखा कि क्या है, पहले से थोड़ा पता चल जाता है जी। कि टेस्ट सीरीज हो रही होती है, तो अपना परफॉर्मेंस हम लोग देखते ही रहते हैं, कौन सा पेपर कैसे है, कितना परफॉर्मेंस आ रहा है। तो मैं टेस्ट सीरीज में उस समय जितनी टेस्ट सीरीज थी, मैं हर टेस्ट सीरीज में जा के बैठता था कि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो कोई अपने से अच्छा है कि नहीं है, जी। दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में कोई अच्छा है कि नहीं है। सिविल सर्विसेज थोड़ी अलग एग्जाम है, बट इंजीनियरिंग वाले जो एग्जाम्स होते हैं उसमें मैथमेटिकल टाइप रहता है, तो आपका सोल्यूशन आ गया, आपका आंसर आ गया, आपको जी। फुल मार्क्स है, नहीं आया तो आपको 0 है। उसमें जी। ऊपर नीचे का खेल नहीं होता है कि चार चार लाइन लिख दी तो आपको 2 नंबर, जी। 5 6 लाइन लिख दी तो 4 नंबर, इस टाइप से नहीं रहता। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब पहले से ही, कि मेरा मतलब 1 2 3 आएगा ही इसमें, मतलब एक नहीं आएगा तो 2 आएगा, 2 नहीं तो 3, उसके नीचे नहीं जाऊंगा मैं। और एग्जाम भी वैसे ही गया, पापा को बता भी दिया, इंटरव्यू भी जब गया तो भी पापा को बताया कि पापा इंटरव्यू भी अच्छा है, इंटरव्यू में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स में था मैं। तो लॉजिकली एयर बन आ गया, बट हाँ एक जो खुश, मतलब फिर भी एक मन में धड़कन तो रहती ही है कि इतना कमिटमेंट कर दिए, इतना डायलॉग बाजी पापा के साथ कर लिए हैं, तो आ जाए तो अच्छी बात है। जी। और वो जब आया तो पापा वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, जो मेरी माता जी हैं, वो भाई है मेरा, वो एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी। उस समय जो मेरी वाइफ है, जो थी, उनसे बात भी होती थी, तो शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि खैर वो तो कोचिंग में थी तो शी न्यू कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, बट घर वालों को ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा कि मतलब ही कुड अचीव। एक टाइम पे मतलब जब मैं कॉलेज में था तो
पापा भी क्या है, प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उन्हीं जी। के कलीग्स भी रहते हैं। तो भले ही मैं जो भी पापा को झूठ सच बोलूँ, लेकिन कलीग्स तो बता ही देते हैं कि बताइए। कॉलेज में क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। जी। तो दे यूज्ड टू से कि उसका मन ही नहीं लगता है पढ़ाई में, सिविल इंजीनियरिंग मतलब वो क्यों कर रहा है समझ में नहीं आता है। तो कहीं न कहीं वो भी चैलेंज था कि मतलब मैं चाहूँगा तो कर लूँगा, चाह नहीं रहा हूँ कॉलेज में बस। तो वो भी एक अच्छा था कि पापा को भी बहुत अच्छा लगा, नहीं, नहीं लड़के ने कर लिया, और वो एग्ज़ाम जिसमें वो नहीं कर पाए उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, तो वो उनके लिए प्राउड मोमेंट था, मेरे गाँव के लिए प्राउड मोमेंट था। मैं गाज़ीपुर जो ज़िला है उसमें शेरपुर गाँव है यूपी का, वहाँ से रहता हूँ, तो गाँव का भी बहुत सपोर्ट आया, उनका भी बहुत प्यार मिला, उनके लिए भी एक प्राउड मोमेंट था। सर हम गाँव की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे जानना है कि आपका और आपके पापा का जो संबंध है वो कैसा है? बाप बेटे वाला है या वो एक जो दोस्ती वाला रिलेशन होता है वैसा है? दोस्ती वाला है। बाप बेटे वाला वैसा हार्ड रिलेशन नहीं है, दोस्ती जैसा है। पापा हमेशा से सपोर्टिंग रहे हैं, चीज़ों को समझते हैं। उसका कारण ये भी है कि पापा कॉलेज में रहते हैं, तो उनका इंटरेक्शन भी जी, यंगस्टर्स के साथ जी। होता है। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि उनका हमारे मेरे भाई के साथ, इनफैक्ट मेरी वाइफ के साथ भी, उनका जो रिलेशन रहा है वो हमेशा अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझना, उसके बाद ही रिएक्ट करना, थोपना नहीं कोई चीज़, समझ के चलना। तो दोस्ती वाला जो रिलेशन रहता है वैसा ही रहा है पापा का। तो ये वाली दोस्ती वाली रिलेशनशिप में पापा को आपने कब बताया कि आपने एक लड़की पसंद कर लिया है जिसको आप चाहते हैं? यस। जब रेलवेज़ जॉइन किया था उसी समय जब आपने उनके ख्वाब को पूरा कर चुका था उसके कर चुका बाद? था उसके बाद। उससे पहले नहीं बताया था? उससे पहले नहीं बताए थे। एक वो भी रहता है ना, खुद के पैरों जी। पे खड़े तो हो जाए, फिर ही उसकी आगे की चीज़ बोलना उचित रहता है। तो जब मुझे लगा कि नहीं, अब सारी चीज़ें ठीक-ठीक हो गई हैं, तो फिर अब ये बात भी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब है ही सब अच्छे से, तो फिर क्या कहते हैं, फिर क्यों देरी करना उसमें। जी। सर पापा जी इंजीनियरिंग वाला टॉप किए थे तब ज़्यादा खुश हुए या फिर जब आप आईपीएस बन के आए तब? दोनों ही वक़्त खुश हुए होंगे, बट मैं समझता हूँ इंजीनियरिंग वाले में। एक पर्सनल भी रहता है जी, कि उस एग्ज़ाम को पापा नहीं कर पाए जिसको मैंने टॉप कर दिया, जी। तो और वो पहला भी था। तो मैं समझता हूँ उनको शायद ज़्यादा खुशी पहले इंजीनियरिंग वाले वाले में। में रही होगी। दूसरे वाले में लगा हो कि हाँ ठीक है, तब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना जी, बच्चे के ऊपर कि नहीं कर सकता। तो वो उनको लगा होगा कि हाँ, ये तो कर ही लेगा। जब वो कर लिया है तो ये भी ये कर भी ही हो ही लेगा। जाएगा। गाँव में कैसा था रिएक्शन जब आप गाँव पहुँचे होंगे? यूपी का लड़का, शेरपुर का एक लड़का जो झंडे गाड़ के आया है दिल्ली में, अब आईपीएस बन चुका है, कैसा रिएक्शन था? गाँव का रिएक्शन भी बहुत वंडरफुल, अमेज़िंग था। मतलब गाँव से जो जुड़े रहते हैं, तो वो जब जाते हैं तो अर्बन नेटवर्क में ये रहता है, आप खुश रहते हैं, आपके अड़ोस-पड़ोस। लेकिन गाँव का जो माहौल रहता है उसमें अपने गाँव से कोई लड़का निकलता है तो एक अलग ही माहौल बनता जी, है। और मेरे गाँव से यूपीएससी क्रैक करने वाला भी कोई नहीं था। तो आई वाज़ द फर्स्ट वन कि जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 भी लाया, यूपीएससी क्रैक किया, और फिर आईएएस, आईपीएस भी अब तक कोई गाँव से नहीं बना था। तो जब आईपीएस भी बना तो उनकी ज़्यादा खुशी आईपीएस में थी। जी। अब जैसे क्योंकि यूपी बिहार का तो कल्चर ही है कल्चर ही है, आईएएस आईपीएस और वाला। वहाँ से गाँव से कोई निकला भी नहीं था। जी, तो दोनों ही वक़्त वो लोग बहुत खुश हुए। इनफैक्ट जब गाँव गया भी था, तो जब इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में ही हुआ था, रेलवेज़ नौकरी मिल गई थी। पता चल गया था रेलवेज़ मिल जाएगा, तो जी। फिर गाँव का भी यही था कि आप आईएएस, आईपीएस का की तैयारी कीजिए, आप में क्षमता है वो। और जब आईपीएस वाला जब हुआ, तो अगेन दे वर वेरी हैप्पी कि नहीं, मतलब वो खुश हुए वो सब जगह कंधे से में अपने। बिठा के गाँव घुमाना, ये सारी चीज़ें हुई कि नहीं सर? वैसा नहीं हुआ, बट लगभग वैसा ही हुआ। लगभग वैसा ही हुआ। लगभग वैसा ही हुआ। तो तो वो हमेशा कि अपने गाँव का लड़का है, हमारा है, इस घर का है। तो मेरा शेरपुर गाँव भी मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे क्या कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उस समय। कुछ शहीद भी हुए थे गाँव से, और शेख अब्दुल कादिर एक हैं जो जी, आई थिंक 1965 के वॉर में थे, जब वो टैंक मतलब जवान था जो टैंकों को उड़ा देता था, जी। इसलिए वो बहुत फेमस हुआ था। वो भी अपने ही गाँव से था। तो अच्छा। एक गाँव की भी हमारी एक हिस्ट्री रही है। तो उनमें एक हमेशा वो मलाल था कि आईएएस, आईपीएस क्यों नहीं बन, अभी तक नहीं हो पाया। तो आई थिंक कि उनका भी ड्रीम पूरा हो गया। अब आपने उस गाँव की लेगेसी को आगे बढ़ाया है। अ, हाँ, मतलब उसके बाद जो तैयारी की उनको गाइडेंस मैंने किया था, और उसमें से सिलेक्शन भी हुआ। मतलब बाद में क्या रैंक मिला वो तो नहीं मालूम, बट सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई किया, रेलवेज भी निकाले हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी निकाले, सिविल सर्विसेज दोनों निकाला गाँव से। तो
सर अब आप गांव जा पाते हैं कि नहीं, या गांव गांव की वो कौन सी यादें हैं जो आपको यहाँ एसी चेम्बर में, यहाँ दंतेवाड़ा में बैठ के अचानक याद आ जाती है? गाँव मेरा बचपन से मैं बताऊंगा तो मैं महाराष्ट्र में पला बड़ा हूँ जी। और वहीं रहा हूँ। हमारी गर्मियों की छुट्टी रहती थी तभी हम लोग गाँव जाते थे। तो गाँव से अभी तो बहुत मुश्किल है, अभी तो इनफैक्ट घर भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं इनफैक्ट घर वालों को यहाँ बुला लेता हूँ कि आप ही पास में हैं, आप ही आ जाइए, अपने को कभी छुट्टी मिलेगी तो कहीं घूमने चले जाएंगे जी। वाइफ के साथ में। तो बट गाँव से हमेशा याद आता है, फ़ोन आता है, गाँव वाले भी यहाँ आते हैं, जैसे यहाँ पे सीएफ सीआरपीएफ में भी कोई गाँव से आता है तो मिलने आते मिलने हैं। आते हैं। जी। तो हमेशा गाँव की खबर लेते रहते हैं, बताते रहते हैं, कोई समस्या होती है तो उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि निराकरण हो सके, भले ही छत्तीसगढ़ में। उनका एक ये भी था आप यूपी ही आ जाइए, वो तो खैर नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ आया। जी। अच्छा भी लगता है मुझे कि मैं छत्तीसगढ़ आया, बट वहाँ से जब भी कुछ जो भी सहयोग रहता है, उनकी जो भी समस्या रहती है, मैं अपनी तरफ से जितना हो पाता है उतना कोशिश करता हूँ। अभी जब आप ये इतना बड़ा अभियान करवा रहे थे, जिसमें आपका पूरे देश में नाम हुआ, खुद में क्या फीलिंग थी सर आपके अंदर? क्या खुशी थी? ये वही वाली खुशी रही होगी जैसे कि आपने आईपीएस क्रैक किया था, वैसे ही था या बस उससे और ज़्यादा था? नहीं नहीं, मतलब वैसा ही था, उससे ज़्यादा ही कह सकते हैं, क्योंकि अ, वो तो एक एग्ज़ाम है, उस उसमें पास और फेल नहीं हुआ, अगली बार कर लेंगे, जी। किसी की कोई लाइफ नहीं जाती। बट इस ऑपरेशन में मतलब उसका इससे कोई तुलना ही नहीं है। ऑपरेशन में सीधा जवानों की लाइफ का रिस्क है, कोई एक जवान, दो जवान, तीन जवान, मतलब कोई कह नहीं सकता इसमें। टचवुड अभी तक नहीं हुआ, बट हो भी सकता है। तो ऑब्वियसली ये वाली जो खुशी होती है कि अपने सही सभी जवान सुरक्षित आ जाएं, ऑपरेशन तो चलो आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं जी। तो परसों होगा, सफलताएं कभी बड़ी कभी छोटी होंगी, लेकिन जब जवान सक्सेसफुल आ जाते हैं सही सलामत, तो वो एक खुशी जो रहती है वो फिर इन सब के सामने नहीं है, वो एक अलग ही खुशी है। तो अभी भी आपने याद आते रहती है। आपने एग्ज़ाम भी टॉप किया है और ज़िंदगी की जो एग्ज़ाम है उसे भी टॉप कर लिया है। हाँ, मतलब अचीव किया है, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई बाकी है। जो आप बोलते हैं ना कि टेस्ट पेपर लिखता हूँ तो पता चल जाता है कि मैं सही राह में चल रहा हूँ और हाँ अचीवेबल है। अब आप उस वाले पोजीशन में हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वो फील आता है कि जो भी हम ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, टेस्ट पेपर कह लें या एग्जाम ही कह लें, तो वो सक्सेस मिलते जा रहा है और कोशिश यही रहती है कि ऐसे ही बना भी रहे। जी। सर आपका तैयारी के समय जो लव लाइफ था, वो कैसा था? आप ज़्यादा मतलब आपने पहले अप्रोच किया था या मैम ने आपको अप्रोच किया? मैंने ही किया था अप्रोच। तो उस समय मैम भी कोचिंग में थी, ज्योति। जी। तो बहुत डर भी लगता था बात करने में भी। मैम और स्ट्रिक्ट है क्या? स्ट्रिक्ट मतलब जब बात होती अब तो नहीं लगता स्ट्रिक्ट, जी। बट उस समय बहुत लगता था। और भी लड़के लोग अप्रोच करते थे तो मैंने देखा था कैसे डांट दिया था, तो मेरा था कि अब कैसे करें। तो फिर मेरे दिमाग में था कि यार देखो, लोग लड़के उस एज में जब रहते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये करें कि वो करें, और फिर किसी एक को पकड़ना किसी दूसरे को छोड़ने वाली स्थिति में आ जाते हैं। बट जी। मेरे दिमाग में क्लियर था कि नहीं, जो हम जिसके लिए मैं दिल्ली आया हूँ मुझे वो तो पूरा करना है, घर से जब बोल के निकला हूँ। तो मैंने यही सोचा कि पहले कुछ बनूंगा, एक वो माहौल बनेगा कि हम भी कुछ हैं, तब जाके बात करूंगा तो एक वजन होगा उसमें। एंड कोशिश मेरी यही रही कि मैं पहले अच्छा परफॉर्म करूं, टेस्ट हो, एग्जाम्स हो, उसके बाद ही फिर मैं बात करूंगा। अदरवाइज कोई मतलब भी नहीं है, वो ना वो मतलब दोनों की अपनी लाइफ है। तो जब मेरा गेट का रैंक आ गया उसके बाद फिर बात करना स्टार्ट किया था इस उनसे। दौरान डर नहीं लगा क्या सर कि कहीं मैं इसमें लेट हो गया तो जो आपकी पसंद है वो आगे ना बढ़ जाए इस टाइप नहीं, का? मुझे मालूम था कोचिंग तो 1 साल की है। अच्छा, वहाँ भी टारगेट सेट था। हाँ, तो कोचिंग में वो भी है, मैं भी हूँ, और अंततः हम लोग कोचिंग साथ ही में कंप्लीट करेंगे। तो मुझे मालूम था कि गेट एग्जाम पहले आएगी, इंजीनियरिंग सर्विसेज वाली एग्जाम बाद में आती है, तब तक कोचिंग खत्म हो जाती है। तो मेरा टारगेट था गेट एग्जाम में ही प्रूव करना है अपने आप को, और फिर एक बार बात कर लेंगे, उसके बाद तो फिर जहाँ भी रहें, फिर एक बार कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर वो चलता है। तो दैट वाज माई कि जैसे गेट एग्जाम में आया तो उसके बाद ही मैंने उनसे बात भी की, एंड नॉर्मल बात की, ऐसे कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं, बट फिर बात धीरे धीरे आगे बढ़ गई। अब घर पे कैसे मनाए फिर शादी के लिए? प्लानिंग मेरी हमेशा अच्छी रही है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं घर वालों को मेरे आइडिया तो धीरे धीरे हाँ, बात करते बताते करते। रहता था कि दोस्त हैं और ऐसे हैं। तो
पापा भी सिविल इंजीनियर रहे हैं जी और उनका भी इंक्लिनेशन रिसर्च में था, पीएचडी में। पापा ने भी पीएचडी की है, सेम पापा और उनका दोनों का जो स्पेशलाइजेशन एक ही में है। तो उस चीज़ को मैंने उपयोग में लाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं मतलब एक लिंक बना रहा है। और जब पापा को बताया तो जैसे दोस्त टाइप ही रहे हैं, तो वो बोले कि हाँ हमें मालूम है। तो हमें अंदाज़ा पहले ही लग चुका है। बाप बाप होता है वाला जो सिस्टम है। हाँ वैसे ही। तो सर पापा से ज्यादा क्लोज है मम्मी से ज्यादा क्लोज है? दोनों से बराबर। बराबर, हाँ। मतलब दोनों का ही इम्पोर्टेंट रोल है। मम्मी का अलग रोल रहा है, उन्होंने अपने तरीके से हमें बढ़ाया है, और पापा का भी अलग रहा है। तो कुछ चीज़ें यहाँ होती है और कुछ चीज़ें वहाँ नहीं होती है और यहाँ होती है, तो वो वाली बात है। तो दोनों का ही मतलब रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही मतलब दोनों से ही उतना ही क्लोज हूँ। सर इस दौरान शौक किन किन चीजों का रखते थे आप? क्रिकेट खेलना या जैसे मैक्सिमम लोग का पसंद होता है खेल कूद, आपने कभी इन चीजों के प्रति ध्यान दिया क्या? कॉलेज में था तो बास्केटबॉल पसंद था। इनफैक्ट स्कूलिंग से ही मुझे बास्केटबॉल पसंद था, वो खेलता था, कॉलेज में भी खेला। उसके बाद फिर चेस जो है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था उस समय। मतलब चेस में कहूँगा तो ऐसा लगता था अपना ही घोड़ा, अपनी ही हाथी, अपनी ही प्यादे हैं, और एक तरीके से वो युद्ध ही है। जी जिसमें मतलब चेस तो वैसे दिखता है, बट वो मेंटल जो ब्रेन का जो युद्ध है सामने और अपने में, वो चलता है। उसकी चाल क्या हुआ है, हमें आगे एक दो चाल आगे सोच के कि वो क्या सोच रहा है, हम चेस में क्या रणनीति लगा रहे हैं, अपना स्टेज कैसे सेट कर रहे हैं। कभी किसी को डाइवर्जन दिया जा रहा है, डिकॉय बनाया जा रहा है, किसी को मतलब प्यादे को आगे बढ़ा के, इस टाइप से। तो वो मुझे हमेशा से बहुत अट्रैक्ट किया। चेस में बचपन से खेलता रहा हूँ, पिताजी से ही सीखा है, बाद में उन्हीं को हराया। तो धीरे धीरे मतलब उसमें अच्छा लगने लगा, और वो एक गेम ऐसा था जिसमें मुझे लगता था कि जो हैप्पीनेस फील होती है अंदर से, जी और आपका माइंड दूसरे जगह चला जाता है और एक रिलैक्स भी फील होता है, अच्छा भी लगता है। तो चेस ही एक ऐसा इवेंट था जो मुझे हमेशा अच्छा लगा। उसको आगे मैंने परस्यू भी किया। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था जब कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था गुवाहाटी में, और उस समय चेस में भी बहुत इंटरेस्ट लेने लग गया था। तो फिर मेरी वाइफ को ही मुझे समझाया कि चेस तो आगे भी खेल लोगे, अब अगर इतनी छुट्टी लिए हो, इतना सब कुछ सब दाव पे लगा के बैठे हो, तो यहाँ पे फोकस करो। तो वहां पे कैसे खेलते थे चेस? कोई मिल गया था कंप्यूटर कंप्यूटर में? कंप्यूटर ऑनलाइन, मतलब इंटरनेशनल जी। सभी लोगों के साथ। आज का जो सिनेरियो है सर, आज तो इतना बिजी शेड्यूल हो गया, आज आप चेस का गेम खेल रहे हैं या ये जो लाइव आप खेलते हैं नक्सलियों के साथ चेस वाला गेम वो चल रहा है बस? वैसा ही कुछ चल रहा है। मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि शतरंज ही चल रहा है इस समय। अपने हिसाब से अगर मैं जी देखूँ तो कहाँ कैसे करना है, किस समय किस फोर्स को रखना है। हम पैरामिल सीएपीएफ का भी सपोर्ट रहता है यहाँ पर, सीआरपीएफ के साथ भी हम लोग मिलकर ऑपरेशन करते हैं। तो किस चीज़ को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से रखना है। बाकी डीजी सर, आईजी सर का मार्गदर्शन, डीआईजी कमलोचन कश्यप सर का भी मार्गदर्शन जी। रहता ही है। बट अपने तरीके से तो मैं चेस ही खेल रहा हूँ, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है। जिस हिसाब से उस समय भी सफलता मिलती थी, अभी भी मिल रही है। सबसे बेहतरीन गोटी कौन सी लगती है सर आपको चेस में? प्यादा। प्यादा। क्यों? एक तो पूरे आर्ट होते हैं, कोई ना कोई गोटी हमेशा एक ही होती है, बट यहाँ पे प्यादा आर्ट होता है। और प्यादे की ताकत जो समझता है शतरंज में, वो मतलब आप जब बड़ा लेवल का चेस देखेंगे तो जब मतलब विश्वनाथन आनंद, मैग्नस कार्लसन, अभी जैसे अपने यंगस्टर्स हैं, जी तो उस समय आखिरी में लड़ाई प्यादे पे ही बच जाती है। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वजीर हट जाता है, कहीं ना कहीं ऊँट हट जाता है, घोड़े हट जाते हैं, नाइट बिशप सब कहीं ना कहीं एक्सचेंज में जी चले ही जाते हैं, और आखिरी में राजा और प्यादा ही बचता है। मतलब एंड गेम जिसे जी कहते हैं, जी लास्ट गेम होता है उस समय। और जो प्यादे का गेम जानता है वो जीत जाता है लास्ट में। प्यादे को कैसे चलाया है, प्यादे की क्या पोजीशन है, आखिरी में प्यादे को किस तरीके से चेस बोर्ड पर रखा गया जी। है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि प्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो गेम जिताता है आखिरी में। बाकी सब तो लड़ते हैं, बट जिताता प्यादा ही है। प्यादा ही है। सर मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें मिल रही है सब कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल है। आपने ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग ली और गेम आपने शतरंज चुना। मैं जिससे भी बात किया हूँ शतरंज में वो बताते हैं, कोई बोलता है वजीर पसंद है, मैक्सिमम लोग कहते हैं घोड़ा पसंद है। आप पहले व्यक्ति मुझे मिले जो बता रहे हैं कि मुझे प्यादा पसंद है। कैसे, मतलब ये माइंडसेट आपका कैसे है हर चीज कुछ डिफर करना?
और ऑपरेशन भी आप ऐसे ही लॉन्च कर रहे हैं कुछ डिफरेंट जाकर। प्लानिंग मैं समझता हूँ कि हर एक चीज़ जो है वो प्लानिंग के तहत ही होती है। अब जितना चेस मैंने पिताजी और बाकी अन्य जगह से सीखा है, दोस्त लोगों से सीखा है, मैंने खुद कोचिंग भी ली है चेस के लिए, चेस इतना की कोचिंग ली है? हाँ, अच्छा। वही तो कह रहा हूँ, एक टाइम इतना हो गया था कि मुझे लग रहा था चेस में करियर बनाते हैं, ये तो छोड़ते हैं। तब जब वाइफ ने बोला कि नहीं, नहीं ये मतलब इसमें मत जाओ, मेन जो है वो भटको मत अपने रास्ते से। तो सिलेक्शन वैसे ही है, मतलब जितना मैं चेस को समझते गया, जितने उसके बारे में पढ़ाई की मैंने, फिर स्टडी किया और प्रैक्टिस किया, तो उस समय फिर मुझे वही धीरे-धीरे लगने वही लगा कि सारी चीज़ें वो हैं, बट प्यादे की ताकत बहुत है। वो अंत तक पहुँच जाता है तो वो कोई भी रूप ले लेता जी। है। खैर वो सही वाले मायने में गेम में बहुत कम बार होता है ये। बट उसके अलावा जो प्यादे का जो अब देखेंगे ना ऑपरेशन कह रहा हूँ प्यादे में भी, तो वो अकेला बहुत बेकार है। मतलब उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन वो 2 या 3 प्यादे एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे के पूरा गेम, सपोर्ट में हाँ, चलते बिल्कुल हैं। ऐसे फँसा देते हैं गेम को। हाँ, गेम को फँसा देते हैं, जी। निकलने नहीं देते हैं और एक दूसरे की ताकत बने रहते हैं, जब तक वो साथ में है। तो सिमिलर वे में ऑपरेशन में भी हमें यही रहता है कि जो अपने जवान हैं, डीआरजी की टीम है, कमांडर्स हैं, तो एक टीम, एक जवान उतना पावरफुल नहीं होगा, लेकिन एक टीम के साथ 2 टीम मिल जाए, एक जिले के साथ दूसरा जिला मिल जाए, एक फोर्स के साथ दूसरा फोर्स मिल जाए, अगर वो उस तरीके से काम करने लगते हैं, तो फिर उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो जो शतरंज का खेल बैठता है वहाँ पर, उस समय फिर सामने चाहे कोई भी रहे, चाहे वज़ीर रहे, चाहे कोई भी रहे, फिर वो नहीं बच सकते हैं। सर अगर ये इंटरव्यू नक्सल ग्रुप तक पहुंचेगा तो उनको ये बात समझ में आएगी कि वो कैसे घेरे जा रहे हैं। जैसे आप लोग एक जिला फिर दूसरे जिला कोऑर्डिनेशन करके अलग अलग जिले के जवानों के साथ जो आप लोग कर रहे हैं, तो ये इसी का परिणाम है जो आज निकल के आ रहा है सामने। हाँ, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, मतलब ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमने ट्रेनिंग पे बहुत फोकस किया है। जितनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है गैजेट्स में और वेपन में, वो जी। इम्प्रूवमेंट किया गया है। लगातार हम लोग बहुत माइन्यूटली मॉनिटर करते हैं। ट्रेनिंग में हर ऑपरेशन के बाद ब्रीफिंग, डीब्रीफिंग करते हैं कि क्या, मतलब चलो 9, इससे पहले आप देखे होंगे एंट्री में एक ऑपरेशन फ्लो ऑपरेशन हुआ था, जी। उसमें 9 हमें सफलता मिली, बट उसमें भी कि क्यों और नहीं बढ़ा, क्या कारण था, कैसे हम लोग सेफ रहते हैं, इस पे भी विश्लेषण करते हैं कि क्या चीज़ अच्छी थी जिसकी वजह से सेफ थे, उनमें क्या अच्छा चीज़ था। तो हम लोग कंटिन्यूस उस चीज़ को लेते ही रहते हैं, एनालिसिस करते ही रहते हैं और आपस में जैसे प्रभात मेरा बैचमेट है, जितेंद्र जो एसपी बीजापुर है, वो हम लोग साथ में ट्रेनिंग किए हैं, किरण साथ में ट्रेनिंग की है, तो हम लोग मतलब एक ही हैं, तो आपस में शेयर करते रहते हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, और उस चीज़ का ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा भी मिल रहा है हमें। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मोस्टली अगर जवानों और उस लेवल तक देखा जाए ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं न कहीं जो हमारा कोऑर्डिनेशन और जो बार-बार उस पे पूरा फ़ोकस लगा के रखना कि क्या हम में कमी है और कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए। कोई भी फ़ोर्स परफेक्ट नहीं है, कोई भी ऑपरेशन परफेक्ट नहीं है, ना ये 31 का ऑपरेशन परफेक्ट है। और अच्छा किया जा सकता था। इनफैक्ट कुछ घायल, कुछ मारे गए जो हम लोग नहीं ला पाए, शव बरामद नहीं कर पाए। तो वो तो निरंतर प्रोसेस है, जी। वो हमेशा ही चलता रहेगा। बेस्ट की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। बेस्ट की गुंजाइश। सर क्या लगता है आप लोग कहाँ से एज लेना चालू किए हैं? क्योंकि पहले देखा जाता था कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती थी और ये सफलताएं नहीं मिल पाती थी। तो अब कहाँ से आप लोगों ने कौन सी प्लानिंग चेंजेस की है, या ऐसा क्या आ गया है, माइंडसेट में चेंजेस हो गया है, या साइकोलॉजिकली आप लोग कुछ नया अचीव किए हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है? कहाँ से एज लेना आप लोग चालू किए हैं, वो कौन सा मोमेंट था? आक्रामक तो इस साल हुए हैं हम लोग। जी। टारगेट जो हमें मिला है वो है, और वरिष्ठ अधिकारी जैसे उनका मार्गदर्शन हमें मिला है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो डीजी सर, आईजी सर, डीआईजी सर का एक्सपीरियंस अब अगेन अतुल्य है, तो वहाँ से हम लोग सीखे हैं। और जो एज वाली बात आ रही है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो हम लोग इस समय, जैसे मैं अगेन चक्रव्यूह ही कहता हूँ, जी। जो हम लोग स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, और या शतरंज में भी हमेशा एक सेट, एक ही तरीके से चक्रव्यूह नहीं बनता है, उसमें भी हर बार अलग चक्रव्यूह बनता है और जीत हासिल करते हैं। तो जो आपस में हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपस में हमारी फोर्सेस कोऑर्डिनेट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक एज दे रहा है हमें कि एक जिले के लिए अगर थोड़ा मुश्किल है तो क्यों ना दंतेवाड़ा उसके साथ जुड़ जाए, क्यों ना वो हमारे सहयोग में या हम उनके सहयोग में आ जाए। तो जो जॉइंट ऑपरेशंस हो रहे हैं इस समय, खासकर डीआरजी भी जो मिल जा रही है, जी। तो वो कहीं ना कहीं गेम चेंजर बन रही है।
और प्लानिंग में भी कुछ और ऐसा प्लानिंग नया? यस, अगेन स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं तो उसमें हम लोग ज़्यादा उसमें नहीं बता पाते जी। हैं, बट प्लानिंग भी बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही तरीके से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। डीआरजी में जो जनरल लोकल लड़कों को सम्मिलित किया गया है जब से, वो एक एज लेके चल रहा है क्या? हाँ, इनपुट से लेके हम लोग उनको भी सम्मिलित रखते हैं, क्योंकि आखिरी में लड़ाई तो ज़मीन पे वो लड़ेंगे, जी। हम तो यहाँ रहते हैं। तो उनको भी लेकर चलना और दूसरे ज़िलों को भी लेके चलना, जिस तरीके से हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो दूसरे ज़िले, अपने ज़िले सभी एक मतलब एक पेज पे आकर खड़े हैं कि हाँ, ये जो हम लोग प्लानिंग हो रही है हमारी, ये कहीं न कहीं कारगर है इस चीज़ में। तो उसी चीज़ को हम लोग अपना रहे हैं और उस चीज़ को इम्प्रूव भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जो है वो परफेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं तो उसको परफेक्ट और आगे ऊपर करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इस चीज़ को भी जोड़ लें, ये खामियाँ थी, इस चीज़ को जोड़ा जाए। बट जो जॉइंट ऑपरेशन खासकर जो डीआरजी मिलके कर रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ पेइंग द रिज़ल्ट। साथ ही में हमें एसटीएफ की टीम है, दे आर मतलब वंडरफुल ऑपरेशंस कर रहे हैं, सीएपीएफ के हैं, तो वो भी सहयोग में है। और मेन बात है कि प्लानिंग जिस तरीके से हो रही है उसमें आई थिंक कि सभी को सबका रोल एकदम क्लियर स्पेसिफिक होने की वजह से वो एक एज हमें मिल जा रहा है, जिसकी वजह से हमें सफलता भी कहीं ना कहीं मिल रही है। सर, आप जिले के मुखिया हैं और पूरे जिले के जो जवान हैं वो आपके परिवार के जैसे हैं। आपके संबंध आपके जवानों के साथ कैसे हैं? वो जवान जो सबसे पहली पंक्ति में खड़ा हुआ है, परिवार जैसा। बातचीत, मिलना-जुलना? हाँ एकदम। कभी भी उनकी कोई समस्या रहती है तो हम लोग कोशिश करते हैं उसको तुरंत ही कर पाएँ जितना हो सकता है। जी। जो भी उनके रीज़नेबल डिमांड्स हैं, पूरा तो नहीं कर पाते हैं, बट जितनी भी रीज़नेबल डिमांड्स हैं वो तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि वो जल्द से जल्द हो। चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो अदरवाइज़ हो। और हम लोग उनको जो ऑपरेशनल फ़ोर्स है मेरे नीचे, जैसे डीआरजी की है, तो ऑलमोस्ट परिवार जैसे ही हैं। चाहे वो महिला कमांडो हो या पुरुष कमांडो हो, या कमांडर हो या डीएसपी हो या एएसपी हो, सब एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। जी। उठना बैठना और जो एक और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम मतलब अपने लिए तो नहीं, मैं ऑपरेशन जी। भले ही जाऊँ नहीं जाऊँ, बट क्योंकि वहाँ पे जब किसी को लगेगा कि गोली या कोई कर रहा है तो उसमें साथी आसपास रहता है, तो और वो जब भाईचारे वाला जो रहता है, परिवार वाला जो एटमॉस्फेयर रहता है, तो अपन अपने परिवार के लिए जान दे सकते हैं। तो सेम वही है कि कमांडोज भी जो है, फीमेल मेल जो भी, तो वो भी वैसे ही परिवार की तरह हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऑपरेशन के इतर आप उनके साथ टाइम बिताते हैं? साथ में रहना, खेलना, कूदना, खाना-पीना इस टाइप का? हाँ, करते हैं, ये भी करते हैं, क्योंकि इसी में जो जुड़ाव होता है, जी। ऑपरेशन में तो काम की बात होती जी। है, बट अदरवाइज़ स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल फेस्टिवल, जैसे हमने अभी कल्चरल फेस्टिवल पूरे डीआरजी की टीम ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें पूरे पुलिस लाइन के परिवार भी आए थे, जी। और अच्छा फेस्टिवल हुआ। उसके अलावा स्पोर्ट्स हो गया, अभी हमने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत भी यहाँ पे शौर्य स्मृति क्रिकेट लीग कराया था। जी। तो उसमें अंदर-अंदर के जितने भी ग्रामीण थे उनका पार्टिसिपेशन था, फोर्सेस का पार्टिसिपेशन था, प्रशासन, पुलिस, मीडिया, जनप्रतिनिधि सभी को जोड़ा था एक साथ। तो ये चीज़ हम लोग अंदर में भी कराते हैं कि एक स्पोर्ट्स का माहौल रहता है, तो क्योंकि मैं भी बास्केटबॉल खेला हूँ, तो वो एक चीज़ जी। कोई भी इंडिया में तो ऐसा है कि हर कोई कुछ नहीं खेला है तो क्रिकेट तो क्रिकेट खेला तो ही खेला है। ही है, हाँ। इसलिए तो मैं जब आपसे पूछ भी रहा था, सबसे पहले क्रिकेट ही मेरे मुँह से निकला। हाँ, पहले मैं भी क्रिकेट ही खेलता था। तो वो एक जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप में ये होता है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। जी। कोई एक बॉलर अच्छा नहीं करता है जिसकी वजह से टीम हारती है, तो उसी को लोग वो करते हैं कि तू अच्छा बॉलिंग करता है, तो वो चीज़ धीरे-धीरे डेवलप हो जाती है। तो स्पोर्ट्स इज़ वन गुड, मतलब मैं समझता हूँ कि जिसमें एक टीम आ आपस में आते हैं, जुड़ते हैं, और वो जब ऑपरेशन में रहते हैं तो उस चीज़ का जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो उनको उस समय मिलती है। तो वो यहाँ पे जो हम लोग कैजुअल में बात करते हैं, उनके साथ हम लोग खाना-पीना, पार्टी वगैरह भी करते हैं टीम जी। के साथ। तो लगभग रेगुलर बेसिस पे ही होता है। तो मैं ये मान सकता हूँ क्या कि एक जवान को इतना छूट है कि वो डायरेक्ट आके आपसे मिले और अपनी समस्याओं को बैठकर हाँ, बता बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल। ऐसा होता है? हाँ। मतलब नॉट जस्ट डीआरजी, वो किसी के लिए भी है। जी। बट क्योंकि डीआरजी के साथ इंटरेक्शन ही बहुत बार ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता रहता है जी। ऑपरेशन की वजह से, तो उनकी कोई भी डिमांड रहती है, जेन्युइन कुछ भी रहता है, तो वो आके बोल ही देते हैं कि सर ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, वगैरह-वगैरह। सर, आपने जो अपना पूरा जर्नी बताया, इसमें आपने बताया कि गेम में आप चेस पसंद करते हैं, और किन-किन चीज़ों में आपका शौक रहा है? लाइक जैसे कभी किसी को कविता पढ़ने में होता है, किसी को गाने सुनने में होता है, ऐसे? अ, अब धीरे-धीरे किताब बुक रीडिंग का किताबें शौक, पढ़ते हैं? हाँ, अभी अ, स्टार्ट किया है मैंने, मतलब अभी स्टार्ट किया?
6 महीने हुए हैं, तो रिसेंटली स्टार्ट किया है वो मैंने। जैसे यूपीएससी क्रैक करने वाले बच्चे के साथ तो ये होता ही है कि वो बहुत ही किताब पढ़ते हैं। नहीं, वो तो एग्जाम वाली। जी। ये तो वो हो गई जो नॉवेल रीडिंग जिसे कहते हैं, या उस टाइप से अभी धीरे धीरे स्टार्ट अभी किया कौन है। सी नावल पढ़ रहे हैं सर? हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, एक निर्जय चौधरी जी की किताब है, जी। तो वो अभी पढ़ रहा हूँ। हिंदी लिटरेचर वगैरह पढ़ते हैं सर? हिंदी कम पढ़ता हूँ। इंग्लिश में ही? हाँ। सर ठीक है, आपका मीडियम भी इंग्लिश ही रहा होगा। इंग्लिश का। आप इंग्लिश मीडियम से आए, थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम पढ़ के आए, और अब यहाँ पे आपको कहीं लैंग्वेज बैरियर तो नहीं लगता लोगों के साथ नहीं, हिंदी कम्युनिकेट करने में? मातृभाषा रही है, तो कभी भी कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ ऐसे हिंदी में। और यहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखने की कोशिश की आपने? लोकल लैंग्वेज बीजापुर, इससे पहले था मैं, तो जी। उस समय एडिशनल एसपी थे शायद आप? एडिशनल एसपी जी। ऑपरेशन था, तो उस समय थोड़ा बहुत कोशिश किया था, बट अगेन थोड़ा डिफिकल्ट ही है, तो उतना अच्छे से नहीं सीख पाया मैं। हल्वी कोशिश की थी या गोंडी कोशिश की गोंडी थी? थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ही कम। जी। हाँ। मेरे जो एसपी सर थे, अंजने वाशने सर, तो वो बहुत अच्छा गोंडी बोलते हैं। मैं ये सवाल ही उन्हीं की वजह से पूछा, क्योंकि जब मैं लास्ट में उनका इंटरव्यू लिया था तो वो बताया कि मैं गोंडी भी सीख लिया था जब मैं सुकमा जी, में था, जी। बीजापुर में था। तो सर का लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड था। हम लोग जब भी कैंप खोलने जाते थे, वहाँ के ग्रामीण आते थे, समस्या लेकर आते थे, तो सर गोंडी में ही बात करते थे। तो वो देख के मुझे अट्रैक्शन था कि सीखना चाहिए, बट फिर वो नहीं हो पाया डेवलप। सर दंतेवाड़ा में है आप, कहीं ना कहीं दंतेवाड़ा को अगर आप देखेंगे तो राज्य के स्तर पे रायपुर, जगदलपुर, इन सब से बहुत पिछड़ा है। आप कैसे देखते हैं आने वाले समय में दंतेवाड़ा को, कि क्या सुधार होना चाहिए? और दंतेवाड़ा में आज के डेट में जब बात होता है तो या तो माई जी की बात होता है, मंदिर की वजह से फेमस है, और या फिर नक्सल ऑपरेशन। आप कैसे देखना चाहते हैं कि इन दोनों के इतर भी इन चीज़ों की वजह से दंतेवाड़ा प्रसिद्ध हो? दंतेवाड़ा फाइनेंशियली बहुत ही रिच डिस्ट्रिक्ट है, तो अब बिकॉज ऑफ द नक्सल इशू ही ये पिछड़े में आता है। जी। बट जिस दिन नक्सल खत्म हो जाएगा, तो ये वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रिक्ट बनेगा छत्तीसगढ़ का, मतलब इसमें कोई संशय ही नहीं है। और मतलब प्रशासन इसमें पूरा वो लगाया हुआ है, पूरी ताकत झोंका हुआ है, सरकार भी झोंक रही है। तो कहीं ना कहीं दंतेवाड़ा वैसे भी काफ़ी कम इसमें नक्सल अब पीछे ही हट गया है, और आगे चल के ये बहुत समृद्ध डिस्ट्रिक्ट में आएगा, वन ऑफ द इंडिया के समृद्ध डिस्ट्रिक्ट जी। में आएगा। यहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा कैलिबर है सर। अभी मैं देख रहा था जो आर्मी का समारोह हुआ था, उसमें यहाँ के बच्चों ने झंडा गाड़ दिया। किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पैर में प्रॉब्लम थे, जो सक्षम में पढ़ रहे हैं, उन्होंने ऐसी हॉर्स राइडिंग की कि आर्मी वाले हतप्रभ रह गए कि वाह क्या हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ के बच्चों में आप क्या पोटेंशियल देखते हैं और उनको कैसे गाइड करेंगे कि वो आगे बढ़े? पिछड़े होने की वजह से यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई है उतनी। अब जैसे ये हॉर्स राइडिंग का जो स्कूल है, जी। कलेक्टर सर महेंद्र चतुर्वेदी सर द्वारा ही चालू हुआ है यहाँ पर, अभी इसी साल चालू हुआ है। जी। और आप देख रहे हैं कि बहुत ही कम समय में यहाँ के जो लड़के हैं, जो डिजेबल्ड लड़के हैं, दिव्यांग लड़के हैं, वो लोग भी इतना कमाल कर रहे सर हैं। जब उन्होंने बताया कि 2 से 3 महीने की ही ट्रेनिंग मिली है ट्रेनिंग, और हाँ। 12 साल 14 साल के बच्चे, तो यकीन मानिए मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने कम समय में, और घोड़ों की हाइट थी शानदार जो फिल्मों में हम देखते हैं, तो इतना अच्छा वो लोग कर रहे थे। हाँ, तो पोटेंशियल जो है यहाँ के पब्लिक में और बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगेन उसी पे आएंगे कि बिकॉज ऑफ द नक्सल इशू ही यहाँ पे जो चीज़ें नहीं आ पाई हैं, जो अब धीरे धीरे लेट आ रही हैं, जो हो सकता है 20 साल पहले आ जाती है, 10 साल जी। पहले आ चुकी होती, वो अब धीरे धीरे आ रही हैं। तो डेफिनेटली मतलब जो प्लेटफॉर्म उनको यहाँ मिलेगा दंतेवाड़ा में, वो मतलब यहाँ के लड़के कहीं कभी ना कभी आगे चल के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भारत का नाम आगे रोशन करेंगे। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट, 100%। जैसे आपने अपने लाइफ में अलग अलग चीज़ें की है जो एक्सेप्शनल रही, वैसा यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या ग्राउंड लेवल में, जिससे उनकी ज़िंदगी आगे बढ़े? अभी तक इसमें नहीं कर पाए। हम लोग जो अपना संपर्क रखते हैं, वो ग्रामीणों के साथ में संपर्क करते हैं, कोशिश करते हैं जी। कि उनको साथ में लेके चलें, और जो उनकी जो विचारधारा है उससे हटकर जितना भी उनकी समस्या है उनका निराकरण कर सके। जहाँ पे भी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से प्रॉब्लम रही है, चाहे रोड हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, या जो भी चीज़ें हो नियत निलानार के अंदर जो आ रही हैं, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको आगे बढ़ाएं। स्पेसिफिकली अभी इस तरीके से हम लोग नहीं कर पाए। आगे दंतेवाड़ा को आगे ले जाने के लिए आपके पास कौन सा रोड मैप है सर? आप कैसा सोचते हैं ये मेरे सपनों का दंतेवाड़ा होगा और मैं ऐसे करके आगे ले चलूँगा, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता है, ऐसा कुछ सोचते हैं क्या? हाँ, मतलब
फिलहाल अगर देखा जाए तो मेरे दिमाग में ये है कि नक्सल इशू, मैं ये समझता हूँ कि दंतेवाड़ा में उतना नक्सल नहीं है, बट हमारे बॉर्डर्स में है। और मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा से यही रहा है कि हमारा बॉर्डर ही नहीं, हमारे बॉर्डर के 20, 25, 30 किलोमीटर भी हमें सिक्योर करना है, ताकि नक्सली को दंतेवाड़ा के बारे में सोचने से पहले 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर रह के सोचे वो, अगर सोचें, और हम भी वहाँ उनको उनकी जितनी भी स्ट्रेटेजीज और ये है उनको विफल कर सकें। एक बार ये हम लोग स्थापित कर लेते हैं तो फिर फ्री वे मिल जाता है शासन प्रशासन को कि वो यहाँ डेवलपमेंट कर सकें। और दंतेवाड़ा का मतलब पोटेंशियल बहुत है। आप टूरिज्म की बात करें, हमारे में जी। दंतेश्वरी मंदिर है, और इको टूरिज्म के लिए इतने वाटरफॉल्स, इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है, जो हो भी रहे हैं डेवलप, ऐसा नहीं है। तो एजुकेशन के मामले में एजुकेशन सिटी है, स्पोर्ट्स सिटी, एजुकेशन सिटी, हॉर्स राइडिंग आप जैसे देख रहे हैं, एक इवेंट जो 3 महीने के अंदर इतना रिजल्ट दे रहा है, तो डेफिनेटली मतलब दंतेवाड़ा वुड बी बहुत ही अच्छा डिस्ट्रिक्ट बनेगा, एक रोल मॉडल बनेगा बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, एटलीस्ट फॉर द बस्तर रेंज, की कैसे हमें, और यही मेरा रोड मैप है कि जैसे ही हम लोग नक्सल इशू को जितना पीछे धकेलते हैं, और जो वैक्यूम जो बीच में फिर जो स्पेस हमें मिलता है जी। पुलिस प्रशासन को, तो उसमें इस चीज़ को आगे लाया जाए और फटाफट हमें डेवलपमेंट में जाए, जिससे कि एक ये रोल मॉडल बन के आ जाए, ताकि सबको दिखे कि ये दिखे नक्सल जब हटता है तो विकास किस तरीके से दौड़ता है। दंतेवाड़ा का मॉडल सेट करना चाहते हैं। हाँ। ठीक है सर। तो आपने बहुत सारे ऑपरेशन किए, कभी गश्त में गए हैं? और अगर गए हों तो ऐसा कभी हुआ है क्या कि मुठभेड़ हो गया हो जो आपके सोच में ना रहा हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? अम, जिला दंतेवाड़ा में पुलिस अधीक्षक के तौर पर तो हम लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि और भी दायित्व रहते हैं जी। साथ में, क्योंकि मुठभेड़ में बहुत सारी चीज़ें बैकएंड में चल रही होती हैं। जी। तो बट जब मैं एसपी ऑपरेशन बीजापुर था, तो उस समय मुठभेड़ में, मतलब ऑपरेशंस में कई बार गया हूँ, 2 बार मुठभेड़ भी हुआ है उसमें। एंड अगेन वो एक्सपीरियंस अच्छा था। एक बारी तो बर्थडे था मेरा, उसी दिन हम लोग ऑपरेशन लॉन्च किया, उसी टाइम एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, मुठभेड़ हुआ। दूसरा था जिसमें हम लोग ऑपरेशन गए थे, और पहले ऑपरेशन गए थे, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला, फिर क्या करें कैसे करें, तो फिर तुरंत हमने सोचा कि दूसरा, मतलब रुकेंगे नहीं यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे और ऑपरेशन करेंगे, और उसमें भी फिर हमें सफलता प्राप्त हुई थी। तो वो चीज़ भी, क्योंकि ऑपरेशन करने की वजह से भी एक जो ग्राउंड में क्या होता है ये एक जो समझ में आ जाता है, तो कहीं न कहीं वो एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि मेरी प्लानिंग में मैं उसे यूज़ कर पाता हूँ, समझ पाता हूँ कि कहाँ पे सही में जवानों को समस्या होती है। क्योंकि हम यहाँ से बोलना तो आसान है, बट जवानों को एग्ज़ैक्टली क्या चीज़ चाहिए वो हम जब जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, तो समझते हैं। और यही कारण भी कि आप देख रहे हैं कि अभी एडिशनल स्पेसिफिक राजनाला भी ऑपरेशंस में लीड जी। किए हैं और इतनी बड़ी सफलता उन्होंने हासिल की है। तो कहीं न कहीं उनके फ्यूचर के लिए भी वो ये तो है ही, बट उनके जब वो ज़िले का कमान सँभालेंगे, तो वो भी हमें देखने को मिलेगा कि वो कितना अच्छे से आगे बढ़ा पाते हैं इस चीज़ को। जी। सर, बहुत सारी सफलताएँ मिलती हैं, इसके साथ-साथ कुछ असफलताएँ मिलती हैं। जैसे आपने टॉप किया, उसके बाद फिर वो सेटबैक आया कि आप कंटिन्यू नहीं निकाल पाते यूपीएससी। वैसे यहाँ पर भी होता होगा, कई बार अनवांटेड असफलताएँ मिल जाती है। कुछ जवान हमारे क्षतिग्रस्त हो जाते होंगे, कई बार हुआ होगा कोई शहीद भी हुए हों। वो कैसा समय रहता होगा और उसको एज़ अ ह्यूमन आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, ऑपरेशन है, ऑपरेशन इज़ अ वॉर एरिया, मतलब वो युद्ध है एक तरीके से, और उसमें मतलब क्षतिग्रस्त भी होंगे, हो सकता है कभी ना मैं हो, बट ऐसे कभी हो सकता है कि जिसमें शहीद भी हो, तो उस समय फिर हम लोग उस समय के लिए तो बहुत बुरा लगता है, और आकलन करने की कोशिश करते हैं क्या हुआ, मतलब उस समय बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, बट मेरा यही मानना है कि हमें उसमें से सीखना है, क्या गलती हुई, क्या हुआ, क्योंकि ना चाहते हुए भी अगर एक जवान की भी जान गई है, तो वो व्यय ना जाए। एटलीस्ट वो जो गलती हुई, वो फिर दोबारा कभी ना हो ऑपरेशन में। तो उसपे मतलब मेरा हमेशा से ये रहता है कि ऐसा सब कुछ करो जिससे कि ना हो, और अगर हो जाए तो उससे सीखो और उस चीज़ को दोबारा ना होने दो। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फोर्सेस का, और वो आखिरी जवान तक वो क्लियर होना चाहिए कि हमारा नुकसान हो तो इसलिए हुआ, अब ये दोबारा नहीं होगा। ऐसा कभी हुआ है क्या सर कि आपने ऑपरेशन लॉन्च किया और कुछ क्षति हुई तो वो जवान आपको बहुत प्यारा रहा होगा या किसी के लिए आपकी आँख से आँसू निकल आया? इलेक्शन के टाइम में एक ऑपरेशन में लॉन्च किया था, जिसमें रात ही में मुठभेड़ हो गई। अब रात में मुठभेड़ होने की वजह से 2 जवान हमारे घायल हुए बुरी तरीके से, और युवराज कर्मा एक हैं जो शहीद हुए, और दूसरे जो थे फिर उनको
टामी, तो उनको रेस्क्यू करके हमने फिर रायपुर लिफ्ट किया था। तो वो मतलब एक ऑपरेशन था जिसमें, अब क्योंकि फोर्सेस भी समझती हैं चीज़ों को कि रात में है, अपन नहीं जान रहे होते कहाँ है, फोर्स भी है आसपास में, तो फोर्सेस ने तो जो उनकी सिखलाई है उसी तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया, और हमने पूरी कोशिश की कि दोनों को हम लोग सुरक्षित फटा निकाल कर उनको ट्रीटमेंट करके उनकी जान बचा सके, बट समहाउ एक नहीं बचा पाए। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत बुरा भी लगा कि नहीं होना था, मतलब सब कुछ प्लान के तरीके से जा रहा था और अचानक से रात में हो गया ये। तो वो तो रहता ही है हम लोग, बट अगेन मैंने जैसे कहा कि फिर हम लोग यही, हमारा प्रण यही रहता है कि ये गलती जो हो रही है या जिस भी वजह से हमें नुकसान हो रहा है तो वो दोबारा ना हो किसी के साथ। जब चु- मैं आया था तो उस समय अरनपुर का इंसिडेंट जी। जस्ट पहले हुआ था, उसी के जस्ट 2 महीने में मैंने ज्वाइन किया था। तो उस समय भी यही था कि अब ये तो सबसे कायराना हरकत है आईडी ब्लास्ट करना बिना जी। किसी जवान को मौका दिए, और इस तरीके से जो ये उपयोग में लाते हैं वो कोई बहादुरी का प्रमाण तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ही कायराना हरकत है नक्सली की तरफ से भी अगर देखा जाए तो, अगर वो लोग उसे अपना अचीवमेंट की तरीके से देखते हैं। बट उससे हमें यही था जब ज्वाइन किया था कि नहीं, जो हुआ है अब वो तो हो गया, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है, और जो चीज़ जिस भी तरीके से हुई मतलब तो दोबारा ना हो, इस पे ही हम लोग पूरा, मतलब मेरा ये हमेशा रहता है कि जो हो गया अब आगे बढ़ के वो चीज़ ना हो और आगे बढ़ें। उस समय के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट उस समय फोर्स का भी मोरल थोड़ा सा हिलता है, बट आई थिंक कि वो कुछ टाइम के बाद ही फिर उनको हम लोग मोटिवेट करके दोबारा से उसका विश्लेषण भी करते हैं कि क्या कारण है, क्या चीज़ है, और उसके बाद फिर हम चाहते हैं कि उस दोबारा से एनर्जी आए और दोबारा से ऑपरेशन करें, और अगर हमारा एक नुकसान हुआ तो 2 या 3 कम से कम मतलब वो भी करें ताकि हमें सफलता मिले। इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं हताशा भी आती होगी और परेशान भी होते होंगे, लगातार ऑपरेशंस है ये, तो इसमें कहीं न कहीं मेंटल तौर पे भी आप थक जाते होंगे, इसका फैमिली पे भी इफ़ेक्ट पड़ता होगा। तो फैमिली वाइज़ आप कैसे उस चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं? इसमें मैं समझता हूँ जैसे जैसे बार-बार ऑपरेशन, आप अगर कह रहे हैं कि मेंटल तौर पे थकावट, तो मैं समझता हूँ वो जवान भी देखिए ना जिसको बार-बार ऑपरेशन में 25, 30, 45 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। अगर वो चल सकता है तो हम मेंटल पे थकना तो सवाल ही नहीं है। जी। मतलब अगर, तो ये बहुत मतलब हो ही नहीं सकता कि हम मेंटली थक जाएँ, क्योंकि हम तो मतलब सोच रहे हैं, वो तो कर रहा है वो। अगर वो नहीं थक सकता है तो हम कैसे थक सकते हैं? बाकी तो चीज़ें हैं, ऊपर-नीचे होता है। समय नहीं दे पाएँगे परिवार को तो ठीक है, 2 दिन के बाद दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं है जी। उसमें, लेकिन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि ऑपरेशंस जो है वो उसमें कोई चूक ना रहे, उसकी प्लानिंग में ऐसी कोई भी चीज़ ना रहे जो हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए। सर चुनाव का ज़िक्र आप कर रहे थे। चुनाव आपने बहुत शानदार अरेंज करवाया यहाँ पर, लोकसभा भी और विधानसभा भी। तो उसका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि जनरली चुनाव के लिए बहुत सारी बटालियन भेजी जाती है कि बस्तर में चुनाव हो रहा है, पहले फेज़ में बस्तर में करवाना है क्योंकि यहाँ कैजुअल्टी ज़्यादा होती है। लेकिन आपने बहुत अच्छा चुनाव कराया जहाँ पे 2-3% भी वोटिंग होती थी, वहाँ पर भी वो 50 से 60% तक शायद 80% तक भी गया है। 80% तो तक गया। उसका आपका अनुभव कैसा था और आपने ऐसी क्या प्लानिंग की थी कि सारी चीज़ें आराम से निपट गई? उसमें दंतेवाड़ा का चुनाव कहीं न कहीं हमेशा से नुकसानदायक रहा है। जी। जब हम पिछला विधान और लोकसभा देखें तो फोर्सेस को भी नुकसान हुआ। उस समय जो सिटिंग एमएलए भीमा मंडावी थे, उन आईडी और एम्बुश में वो भी शहीद हुए। तो ये एक चैलेंज तो था ही दंतेवाड़ा में, भले ही हम 5 साल बाद थे, बट इसको भी हमने एक तरीके से चैलेंज की तरह ही लिया कि हम 5 साल बाद यहाँ इलेक्शन करा रहे हैं। तो हमें इलेक्शन एक ऐसा चीज़ है जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट राइट माना जाता है किसी भी सिटीज़न का, जी। अगर वो भारत में है, क्योंकि वो सरकार चुनता है। मतलब वो इसी माध्यम से सरकार चुनता है, जी। एमएलए, एमपी चुनता है, जो फिर बाद में आगे बढ़ के सरकार बनाते हैं। और नक्सली इसका बॉयकॉट करते हैं, जो कि उनका अधिकार है, वो उस ग्रामीण का अधिकार छीनने की कोशिश करते हैं नक्सली। तो हमें कहीं न कहीं ये था कि हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम जगह जहाँ पे भी हम लोग सेफली करा सकते हैं, वहाँ पे इलेक्शन कराएँगे। जहाँ-जहाँ पे भी पहले नहीं हुआ है, वहाँ कराएँगे। जहाँ पे भी 1% से कम वोटिंग रहती थी, वहाँ कोशिश करेंगे कि 60, 70, 80% तक जितना मैक्सिमम हो सकता है जाए। और चैलेंज यही था कि मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें कैजुअल्टी फ्री इलेक्शन कराना है। और इसमें चाहे वो मेरे लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो या सीएपीएफ जो बाहर से आती हैं, क्योंकि वो उन लोगों के लिए नया रहता है। वो कहीं और काम कर रहे होते हैं और फिर यहाँ आते हैं, एकदम से नक्सल एरिया है जहाँ पे
और नक्सली भी इस समय एक्टिव हो जाते हैं कि जी। कहीं ना कहीं इस टाइम पर कुछ ना कुछ घटना करके कुछ बड़ा अंजाम देना बड़ा है। अंजाम देने की कोशिश करते हैं, और दंतेवाड़ा में पहले हुआ भी है। जी। तो हमने इसी तरीके से पूरा प्लान किया था कि ना कोई वीआईपी में कहीं सुरक्षा में कोई प्रॉब्लम आए, ऐसी कोई घटना ना हो, ना फोर्स मेरे जवान को हो, चाहे वो सीएपीएफ है या मेरे डिस्ट्रिक्ट पुलिस का है, और हम मैक्सिमम जगह पे हम लोग इलेक्शन करा पाए। तो 66% विधानसभा में हम लोगों ने कम किया, जो शिफ्टिंग होती है यहाँ पर पोलिंग जी। स्टेशन की, जहाँ पे आती, तो लगभग 67% हम लोगों ने वो शिफ्टिंग कम कराई और मैक्सिमम जगह इलेक्शन कराया। और उससे उसका प्लानिंग भी इस तरीके से किए थे कि मतलब कोई नुकसान ना हो, मतलब अगेन मिनट टू मिनट की प्लानिंग हम लोगों ने की थी कि इस समय क्या होगा, इस समय क्या होगा। वो उस समय काम करके भी बहुत मजा आया। मजा तो तभी आता है जब आखिर में रिजल्ट मिलता है जी, कि आउटपुट कैजुअलिटी अच्छा फ्री मिले। इलेक्शन जी। है। और जब अगेन वो इलेक्शन कंप्लीट हो गया, सारे पोलिंग बूथ्स जो है वो वापस आ गए, जवान मेरे सारे क्लोज हो गए कैंप में, तो उस और उसके बाद वापसी भी था उनका, सभी फोर्सेस को फिर फेज जी। 2 के लिए जाना था। जब वो लोग यहाँ से दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पार कर लिए तो उस समय लगा कि नहीं, हमने हमारा काम कर दिया। क्योंकि इलेक्शन उनके लिए जैसे वो लोग कोशिश करते हैं ना, तो हमारे लिए भी वो एक वैसी ही कोशिश है कि यहाँ पे इंसिडेंट फ्री इलेक्शन करा दिए, तो हमने एक वो प्रूव कर दिया कि यहाँ पे नक्सल जो है वो काफी हद तक अंडर कंट्रोल में है। सर, इन सारी चीज़ों को देख रहा हूँ तो आपने बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है। आप अपने आप से कितना सेटिस्फाइड हैं या अपने आप को कितना मानते हैं कि हाँ, मैंने ये चीज़ें प्लानिंग की और एज अ ह्यूमन जैसे हर इंसान सोचता है कि मैं ये चाहता था, मैं ये कर लिया। आप खुद से कितने सेटिस्फाइड हैं आज? ठीक ठाक सेटिस्फाइड हूँ, मतलब क्योंकि अभी काम तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो होता भी नहीं है सेटिस्फेक्शन कभी। भी नहीं उतनी कभी। पूरी जी। सेटिस्फेक्शन तो तब आएगी जब नक्सलवादी खत्म हो जाए, जी। तो फिर लगेगा कि नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। बट जिस तरीके से अभी तक जहाँ जहाँ सोचे वहाँ वहाँ तक अपने को रिजल्ट मिला है, सफलता मिली है, तो अच्छा लगता है वो देख के। बट कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि अभी भी लड़ाई बाकी है, तो ऑब्वियसली वो उस पर से ज़्यादा आगे में क्या करना है उस पर फिर अपन ज़्यादा फोकस करते हैं। सर, आप एकदम यंग हैं, यंग आईपीएस हैं और युवाओं को मैं हमेशा देखता हूं कि अपने रास्ते से भटकते रहते हैं। तो युवाओं के लिए एक आप कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या? कोई योजनाएं चला रहे हैं या फिर समझाइश देते हो उनको सही मार्ग दिखाने के लिए, जिससे कि वो अपना सही रास्ते में चले और कुछ अच्छा अचीव करें? हम लोग स्कूल कॉलेजेस यहाँ पे जाके इंटरेक्शन करते हैं, तो उस समय फिर हम उनको वही बताते हैं कि देखिए, अगर आप कोई भी फील्ड पकड़िए, मतलब नॉट जस्ट एजुकेशन, स्पोर्ट्स पकड़ना है, जो भी पकड़ना चाहें, तो मतलब उसको साइंटिफिक तरीके से अप्रोच करेंगे अगर, तो क्या, जैसे अगर कोई स्विमर है तो स्विमिंग में मतलब कॉस्ट्यूम से लेके, खाने से लेके, रेस्ट से लेके, कितना ट्रेनिंग करना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, मतलब सभी चीज़ों पे काम करेंगे तो आप वो टॉप, जो मैं हमेशा वही देखता हूँ एयर वन जैसे, जी। वही सोच हमेशा रखता हूँ। तो आप वो चीज़ अचीव कर रहे हैं, आपका गोल है मुझे ओलंपिक खेलना है, तो आप उसके लिए हर एक चीज़ प्रयास करेंगे तो आप ज़रूर खेलेंगे ओलंपिक। अगर आप एजुकेशन में हैं, आप कोशिश करते हैं कि मेरे 10th के एग्जाम में मुझे टॉप करना है, जिले में करना है, राज्य में करना है, राष्ट्र में करना है, तो आप वो ज़रूर कर पाएंगे। बट आपको उसके लिए मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप कोई शॉर्टकट किताब, कोई गाइड पढ़ लें। मेहनत आपको उतनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक लड़का, हर एक लड़की जो है वो मेहनत कर रहा है। अगर आपको कंपटीशन में आके ऊपर उठना है, तो आपको उससे, अगर वो 100 डाल रहा है तो आपको 101 डालना पड़ेगा वहाँ जी। पर। अगर आप कमजोर हैं तो आपको 200 डालना पड़ेगा फिर। बट आप अचीव कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी अनअचीवेबल नहीं है। बस वही है कि मेहनत उतनी लगेगी। एग्जाम्पली, जैसे मैं कॉलेज में उतना अच्छा नहीं था और फिर एयर वन 1 साल के बाद आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने क्या कहते हैं, सब लोग 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो मैं भी 8 ही घंटा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं उतना अच्छा हूँ ही नहीं कॉलेज में। तो मुझे 8 की जगह 16 घंटे डालने पड़ेंगे। अगर मैं 12 पढ़ रहा हूँ तो 16 करना पड़ेगा, 16 पढ़ रहा हूँ तो मुझे 18 करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मुझे ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे तो वो बराबर ही है। आपने अगर 4 साल पहले मेहनत कर ली तो आपका आगे का 1 साल आराम से निकलेगा, लेकिन जी। अगर आपने 4 साल अच्छे से नहीं मेहनत की कॉलेज में, तो आपको 1 साल में पूरे 4 साल की मेहनत मेहनत को करनी लाना पड़ेगी। पड़ेगा। और उसमें आप नहीं बोल सकते कि मेरे पास 24 ही घंटे हैं। एक टाइम ऐसा भी रहता जब अपन, मतलब इंजीनियरिंग मुझे इतना पसंद था कि कभी कभी 24 घंटे भी पार हो जाते थे पढ़ते पढ़ते। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मतलब देर इज नो, मतलब कोई, हाँ, हार्डवर्क में आप स्मार्टनेस जोड़ के अपने समय को और अच्छे से कम कर सकते हैं और ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है, उसके लिए हम लोग गाइड भी करते हैं, जितने भी यहाँ पे कंपटीशन में लड़के हैं, नीट के, जेडब्ल्यू के, तो जितना भी मैं अपनी तरीके से जो मैं समझ पाया कि ये चीज़ें करने से रिजल्ट मिलता है और मुझे मिला भी है, तो फिर मैं उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, ऐसे कीजिए, पढ़ाई
मैंने जैसे किया तो उसमें मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि उनको ये नहीं बताता हूँ ये करो, मैं ये बताता हूँ कि ये क्यों करना है। क्योंकि लड़के किसी भी विद्यार्थी को अगर ये समझ में आ जाए कि ये क्यों करना है तो वो करेगा वो। अगर हम उसे सिर्फ यही बोलते जाएं कि ये करते रहो तो हो सकता है वो ट्रस्ट लूज कर देगा जी, कि ये स्ट्रेटेजी उनके लिए काम करके वो टैलेंटेड थे, हमारे लिए काम ना करे। नहीं करिए है। बट हम मेरा हमेशा ये रहता है, मैं ये तो बताऊंगा कि ये करना है, बट मैं उसके पीछे लॉजिक भी उनको दूंगा, उसके पीछे साइंटिफिक बेसिस भी क्रिएट करके दूंगा कि ये क्यों करना है, ये कैसे उपयोग में है। मतलब बहुत छोटा एग्जांपल ही, जैसे हम लोग तो बोलते थे ये याद ही नहीं कर पाते हैं, एक कोई फॉर्मूला था इंजीनियरिंग में, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, दो तीन लाइन का फॉर्मूला है, तो याद नहीं हो पाता था। तो मैं उनको बोलता यार, जब मेरे पास भी ये था, मैं भी याद करने में मुश्किल हो रही थी, तो फिर मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में याद किया कि मेरी टीचर ने मुझे एक लाइन बोला गया था लिख के लाने के लिए, मैंने नहीं लिखा। तो मेरी टीचर ने उस समय बोला कि आप अपने अपनी नहीं किया, आपकी पनिशमेंट है कि आप 50 बार लिखो, उसी चीज को देख के लिखो, जैसे भी लिखो। तो मैंने वही चीज से प्रेरणा ली, और वो जब वो फॉर्मूला जो 2 लाइन 3 लाइन का था, जब उसे मैं लिखना चालू किया, तो पहले देख देख के लिख रहा हूँ, देख देख के लिख रहा हूँ, 10वें बार, 11वें बार, 12वें बार, लेकिन जैसे ही 15-16 मतलब थोड़ी देर बाद मुझे याद हो गया। जी, और जब याद हो गया तो उसके बाद मैं कभी भूला ही नहीं, जब तक तैयारी कर रहा था। अब हम तो खैर भूल एबीसीडी गया इतने बार पढ़ लेते हैं कि उसको जीवन भर नहीं भूलते। यस, कोई अपने माता पिता का नाम नहीं भूलता, क्योंकि आप रोज बात करते हो, जी, रोज उसे याद करते हो। तो सेम चीज में कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, आप उसे नहीं याद करना, आप याद ही मत करो, आप बस लिख लो उसे 50 बार ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको भूल नहीं उसे सकते। भूल नहीं पाओगे। तो ये मतलब हम लोग, मेरे हमेशा प्रयास ये रहता है कि उसके पीछे का साइंटिफिक बेसिस दे दूं, ये क्यों करना है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो लड़का फिर हो सकता है उसको अडॉप्ट कर ले, और फिर उसे रिजल्ट मिल जाए जो भी वो चाह रहा है जहाँ पे भी। सर, पूरे पढ़ाई के इस अभियान के दौरान कोई ऐसा ट्रिक या टिप्स जो आप आज के यंगस्टर्स को देना चाहेंगे कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ये करो, आपका पढ़ाई का तरीका सुधर जाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, आज मन नहीं लग रहा है, मूड नहीं है, ये सारी चीज़ें जो आती है, इन सब से निकलने के लिए, और जैसे आप याद करने का बहुत अच्छा तरीका आप बता ही दिए, अगर कोई इसको चाहे और अडॉप्ट कर ले तो ये बहुत रामबाण उसके लिए इलाज होगा। ऐसे कोई ट्रिक और टिप्स बताना चाहते हैं क्या? लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। जी, जब आपका लक्ष्य क्लियर होता है, आपको दिखता है लक्ष्य, जैसे अगेन मैं एग्जांपल अपनी लाइफ से निकाल के देता हूँ। तो जब मैं घर पे बोल के गया कि पापा मैं 1 2 3 में ही आऊंगा वापस, तो मेरे लिए लक्ष्य क्लियर था। और वो लक्ष्य आपको रोज दिखना चाहिए, मतलब कहीं लिख के रख लें जहाँ पे आप बैठते हैं पढ़ाई करने से, तो आपको क्या है, वो मोटिवेट करता रहता है, आपको याद दिलाता रहता है कि ये लक्ष्य है मेरा, मैं इसके लिए यहाँ बैठा हूँ, मुझे वो पूरा करना है, उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। तो वो आपको विचलित नहीं होने देगा। दूसरा चीज है कि मैं खुद अपने टाइम में मोटिवेशनल वीडियोस देखता रहता था। जैसे हो इंसान थकता है, अब आप 10 घंटे पढ़ाई कर लेंगे या 4 घंटे भी पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद थक जाएगा कोई। तो उस समय मतलब मैं हमेशा ये कहता था कि हाँ, जो ब्रेन है ना वो 40-45 मिनट के बाद नहीं ध्यान जी, लगा पाता। तो आप कर सकते हो कि 1 घंटा हो गया, 10-5 मिनट का रेस्ट ले लिया, कुछ नहीं समझ में एकदम ही दिमाग थक गया है, नहीं पढ़ा जा रहा है, तो आजकल तो यूट्यूब वीडियोस है, इतने सारे वीडियोस आ गए, आप वीडियोस ही देखने लग जाएंगे ना पढ़ाई का। जी, वो भी नहीं समझ में आ रहा तो मोटिवेशनल वीडियो देख के और 2 घंटा पढ़ाई हो जाती जी, थी मेरे से। जब मेरे से 18-16 घंटे हो गया है और पढ़ने का मतलब रुकने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो उस समय एक मोटिवेशनल वीडियो देख के 1 घंटा और खींच लेता था मैं पढ़ाई, कि कम से कम टेस्ट सीरीज देने से होता है कि आपस में जब हम बैठते हैं और हम टेस्ट में अच्छा रिजल्ट निकालते हैं, एक अपने आप को अच्छा लगता है कि, और बाकी लोग भी फील कराते हैं आपको, अरे ये तो टॉपर है, ये तो अच्छा परफॉर्म करे, इसका तो निकल जाएगा, तो आपको खुद अच्छा लगता है। आप देखिएगा कि मतलब मेरे साथ तो हुआ है, हो सकता है आपके साथ भी हुआ होगा, कि जो बचपन में जो टॉपर रहते हैं 1 2 3 वाले या जी, 4 5 वाले, जी, टॉप 5 टॉप 10, वो फर्स्ट में भी टॉपर रहते हैं और 10th तक वो टॉपर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक वो अपना बैज ऑफ ऑनर रखते हैं कि मैं अगर फर्स्ट आ गया हूँ या आ गई हूँ, तो वो मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। जो फेलियर होता है ना, वो फेलियर ही चलता जाता है जब तक कि उसको अगेन कोई पुश ना कर दे जी, या मोटिवेट ना हो जाए। बट जो जो रहता है वो हमेशा उसमें कंफर्टेबल फील करता है, वो नीचे नहीं गिरना चाहता कभी भी। तो एक वो चीज रहती है। दूसरा जो पढ़ने की जो तरीके हैं उसमें मतलब दो एकदम ही साइंटिफिक प्रिंसिपल है, तो मैं बता देता हूँ कि एक्टिव रिकॉल और स्पेस रेपिटेशन। स्पेस रेपिटेशन, रेपिटेशन जो मैंने अभी एग्जांपल के जी, तरीके से बताया कि बार बार रिपीट करो, जी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बार बार रिपीट कर लीजिए, ऑटोमेटिक ब्रेन उसे कैप्चर कर लेगा, ब्रेन समझ जाएगा कि ये याद कर लो, नहीं तो ये आदमी पागल है, ये लिखता ही जाएगा या पढ़ता ही जाएगा उसे जी। बार बार, उससे अच्छा याद कर लो, ये भी खुश हो जाएगा, हमारा भी काम बच जाएगा। वो अपने ब्रेन को समझ, मतलब हाँ जैसे ऑल इज वेल वाला कॉन्सेप्ट हाँ, था थ्री ऑल इज इडियट वेल का। वाला, हाँ, उसी जी, टाइप से। और स्पेस्ड इसलिए, मतलब स्पेस रेपिटेशन स्पेस्ड इसलिए क्योंकि अब जो चीज याद हो गई उसी को क्यों बार बार पढ़े ना। मतलब जो चीज मुझे आज याद है
2-3 दिन याद है तो मैं उसे 1 हफ्ते बाद 10 दिन के बाद रिवाइज करूँ। जो चीज़ मेरे को मतलब जो आसान वाला सब्जेक्ट है और जो टफ सब्जेक्ट है, हमेशा ये रहेगा। जी। तो टफ को हमें ज़्यादा रिपीट करना है, आसान वाले को कम रिपीट repeat करना है। करना थोड़े है। टाइम के बाद रिपीट करेंगे तो भी याद रहेगा। बस ब्रेन को याद दिलाना है, भूलना मत। और इसको धीरे-धीरे वापस फीड कराना है कि देखो इसे भी याद करना है। जी। तो ये स्पेस रिपिटेशन हो गया। एक्टिव रिकॉल से मेरा ये मतलब रहता है कि हम लोग जनरली पढ़ते वक़्त हम लोग किताब खोलते हैं, पढ़ना चालू कर देते हैं, ये सोच के कि हम ये याद रहेगा। और वो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले डर लगता है कि यार याद रहेगा कि नहीं रहेगा एग्ज़ाम में। एकदम बेसिक चीज़ है, वो मेरे पास भी आता था। उसका एक ही तरीका है कि आप जब भी पढ़ते हो, तो कोई भी पढ़ता है, तो उस समय जैसे कोई भी चैप्टर खोलना है, आज पढ़ना है, मैं पहले पढ़ चुका हूँ 1-2 बार, तो एक खाली कागज़ लेके बस इस चैप्टर में क्या है, कुछ भी, जो भी याद आ रहा है आप लिख लीजिए। जी। हो सकता है आपको 10% आए, हो सकता है आपको 80% आए, बट जितना भी आ रहा है आप उसको बिना चैप्टर खोले ही लिख लीजिए। तो आपने क्या किया, अपने ब्रेन को एंगेज कर दिया, उसने याद किया। जो चीज़ आप एग्ज़ाम में करोगे ना, वो आपने यहीं यही प्रैक्टिस में कर कर रहे लिया। हो। जी। और उसके बाद हो सकता है आपने 50% याद किया, 50% नहीं याद था। किताब खोलो, उस 50% को पढ़ लो। तो उसमें आपका ब्रेन मतलब बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता है। जी। वो आगे चल के फिर एग्ज़ाम के दिन, जिस दिन सही में ब्रेन की ज़रूरत होती है, उस दिन हेल्प करता है। इसके अलावा बाकी नॉर्मल चीज़ें तो है, न्यूट्रिशन अच्छा रहना चाहिए, खाना अच्छा खाना चाहिए। एकदम ही तेल वाला खाना खाएँगे, नींद आ जाती है, या रेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो वो नोट्स मेकिंग होना चाहिए। जैसे अपने एग्ज़ाम में मैं जाता था तो मतलब पूरी सिविल इंजीनियरिंग को मैंने 30 पन्नों में समेट दिया था। मात्र 30 पन्ना में मात्र 30 मतलब नोट्स बना। 30-30 दोनों साइड 60 पन्ने। जी। तो 60 पन्नों में मेरे पूरे नोट्स थे। तो जनरली 4 साल की इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो कैसे रिवाइज़ करें? तो वो रिवीजन ही 10 दिन ले लेता है। तो मैं क्यों कॉन्फिडेंट रहता था कि मेरा रिज़ल्ट आएगा? क्योंकि मुझे मालूम था कोई भी लड़का जो मतलब एवरेजली देखा जाए, वो 10 दिन में एक ही बार रिवाइज़ करेगा। मैं जिस दिन एग्ज़ाम से पहले दिन ही 3 बार मतलब 10 बार मैंने उसी दिन रिवाइज़ किया। मेरे को 60 ही पन्ने पढ़ने हैं ना, और मुझे याद है वो एक्चुअली। ऐसा भी नहीं है कि अब कल एग्ज़ाम है मुझे याद है। याद मैं है। बहुत फटाफट पढ़ ले रहा हूँ। मैं इतना कॉन्फिडेंट फ़ील करने लग जाता था कि अरे मेरे को सारी चीज़ें याद हैं। और जो रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं उल्टा मैं 10 बार रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो मैं तो नेचुरली मैं उनसे बेहतर हो जाऊँगा। मतलब उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी। मेरा परफ़ॉर्मेंस अच्छा आएगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने इतना रिवाइज़ कर लिया, इतना मैंने पहले ही पढ़ाई कर रखी है कि अब मेरे को रिवाइज़ करना ही आसान है। तो सेम चीज़ मतलब ये वाली कॉन्सेप्ट अप्लाई करती है सभी जगह। मतलब इन एवरी फ़ील्ड ऑफ लाइफ़, चाहे वो स्पोर्ट्स, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे कहीं पे भी हो। आपकी तैयारी, आपकी प्लानिंग कैसे रहेगी, रिज़ल्ट आपको वही देगा। सर, हमने बहुत सारी मुद्दों पे बात किया, हुँ। नक्सलवाद से लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी तक। इस बीच हो सकता है कि मेरे से कुछ छूट गया हो और आप बताना चाहते हो हमारे जनता को, युवाओं को प्रेरित करना चाहते हो, तो आप बता सकते हैं सर। जी, मतलब हमेशा कोई भी चीज़ जो है वो अनअचीवेबल नहीं है। प्रोवाइडेड आपको रास्ता मालूम है और रास्ता तय करने के लिए आपने ठान रखी है। अगर ये 2 चीज़ आपने कर लिया, तीसरा वो रास्ता ट्रैवल करना कैसे है, इसकी तैयारी आपने कर ली, आपकी प्लानिंग प्रॉपर रहेगी, तो ऐसा मतलब दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं ऐसी। अगर होती तो वो कोई और मतलब कोई चीज़ होती तो वो कोई अचीव नहीं कर पाता। लेकिन आप देख रहे हैं हर बार रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। हर जगह एक से एक रिकॉर्ड बनेंगे, एक से एक ज़्यादा नंबर आएँगे, एक से एक जगह लोग पहुँचेंगे। कारण ही ये है कि वो सारी चीज़ें अचीवेबल हैं, और अचीवेबल के लिए आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो रास्ता है उसके लिए आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो कोई भी टारगेट जो होगा वो आप अचीव कर लेंगे। नो टारगेट इज़ अनअचीवेबल। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे पास एक टास्क ये था कि मुझे उस व्यक्ति से बात करने जाना है जिन्होंने नक्सल अभियान को बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च किया है, लेकिन साथ में ये भी था कि एक ऐसे टॉपर से बात करने जाना है जिनसे कुछ ऐसा निकाल के ला कर दे सकूं कि युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका बने, जो इनकी ज़िंदगी से प्रेरणा ले सके। मुझे ऐसा लगता है कि हमने वो दोनों ही एस्पेक्ट को कवर किया, और जो नक्सल मूवमेंट है उस पर भी बात की, और युवाओं के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सर ने हमें बताई। आपको क्या लगता है कि ये हमारी बातचीत आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो अपनों के साथ शेयर करिएगा, उन बच्चों तक पहुंचाइएगा जिन्हें लगता है कि पढ़ाई नहीं हो सकती या हम फेल हो सकते हैं, ताकि इस कहानी से वो प्रेरित होकर अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकें। और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।